गुड इवनिंग सभी को। वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिए वॉइस क्लियर आ रही है तो। चलिए, आज से हम एडीओ के लिए पंचायती राज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था जब आपको बैच का अनाउंसमेंट किए थे कि ग्रामीण विकास और आजीविका जैसे ही हमारा इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसके बाद से स्टार्ट होगा। आज की क्लास में हम पंचायती राज स्टार्ट करेंगे और आने वाले 5-6 दिन में इसके बाद आपकी 2 क्लास दिन में चलेगी। एक पंचायती राज, एक ग्रामीण विकास, और पंचायती राज जैसे ही कंप्लीट होगा आपका आजीविका की क्लास भी उसमें ऐड हो जाएगी। तो आज की क्लास में जो हम टॉपिक कवर करेंगे पंचायती राज का, उसमें हम पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे अरे थोड़ा सा दिमाग लगा देते सुलोचना जी। अनलिस्टेड वीडियो है, प्राइवेट वीडियो है। सुलोचना जी बोले सर यूट्यूब में फ्री में क्लास। अरे भाई प्राइवेट वीडियो है। आपने बैच ज्वाइन किया है तो आपको लिंक इसलिए दिया है। सबसे पहले तो आप लोग थोड़ा सा अपनी मानसिकता को बढ़ाएं। यहां पर आपको दो अलग अलग, एक यूट्यूब में भी लाइव चल रहा है। लिंक आप लोगों को इसलिए दिया है, कई बच्चों को यह प्रॉब्लम होती है कि ऐप में जो डेटा रहता है वो ज्यादा कंज्यूम होता है। तो इसलिए उन बच्चों को यूट्यूब में की लिंक दी गई है जिनमें नेट पैक की कमी है, वो यूट्यूब में क्लास देख ले। है वो यूट्यूब का प्राइवेट वीडियो। अब उसमें हम 1641 पे किया। अरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आपको भी समझ आता वो चीज। आपने क्योंकि आप पहले बैच ज्वाइन नहीं किए हुए, आपको नहीं पता, इसी के लिए ऐसी ही हमारी क्लास होती है। आपको दो तरीके से देखने का मॉडल रहता है। चाहे आप YouTube में देखना चाहे उसमें देख लीजिए लिंक में प्राइवेट वीडियो में, या तो आप ऐप में देखना चाहे ऐप में देख लीजिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास में जो हम पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास पढ़ेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था का किस तरीके से इतिहास रहा है, और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम का कुछ पार्ट कवर करेंगे। और मैं ये जरूर बोलूंगा कि अगर आप पंचायती राज व्यवस्था अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो पेपर में 30 नंबर आपके पक्के पकाए आएंगे। यानी पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण विकास और आजीविका के मुकाबले एक सरल पाठ है, और एक बार पढ़ने से आपके 30 नंबर पक्के पकाए आएंगे। थोड़ा सा हम पंचायती राज व्यवस्था के जो एडीओ के सिलेबस में, आपका जो एडीओ में पंचायती राज व्यवस्था का क्या सिलेबस है, एक बार उसको नजर मारते हैं तो उससे आपको यह आइडिया लगेगा कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए, यह है आपका एडीओ का सिलेबस। अगर मैं एडीओ के सिलेबस में देखूं तो पंचायती राज व्यवस्था का सीधा सीधा जो वेटेज है, पंचायती राज व्यवस्था का सीधा सीधा जो वेटेज है, यहां पर देखिए 30 नंबर का। 30 नंबर का आपका वेटेज जो है सीधा सीधा पंचायती राज व्यवस्था का है। अगर मैं इसमें बात करूं इकाई 1 की, तो इकाई 1 देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषता, यानी 73 संविधान संशोधन जो अधिनियम है, जो आपका भारत की आप बोल सकते हो कि संसद ने बनाया था, वहां से डायरेक्ट डायरेक्ट आपके 4 से 5 क्वेश्चन आने का वेटेज है। टोटल देख लीजिए पंचायती राज व्यवस्था का सिलेबस 7 भागों में डिवाइड है। तो ऑन एन एवरेज हर भाग से, यहां पर हर इकाई से आपका 4 क्वेश्चन आने की संभावना है, 4 से 5 क्वेश्चन। अगर आप 2017 का एडीओ का पेपर देखे होंगे तो उसमें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से 4 क्वेश्चन थे। वैसे ही हर भाग को डिवाइड करके आप देख सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन हर इकाई से आना है। और जो ये आपका 73वां संविधान संशोधन की विशेषता, ये आपका एक क्लास में तैयार होगा। और एक क्लास अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो उसमें आपके सीधा सीधा 4 क्वेश्चन यहां से सिंपल तरीके से बन जाएंगे। इसमें आपको ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है, ये सिलेबस आपका मुश्किल से 10 दिन का भी सिलेबस नहीं है, लेकिन यहां से आपका जो नंबर है वो सीधा सीधा 30 नंबर का वेटेज यहीं से आपका सीधा सीधा आएगा। तो ये पार्ट को हम अच्छे से पढ़ेंगे।
और इसको आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। किस भाग में ज्यादा ध्यान देना है? जो सिलेबस में लिखा है उसको ज्यादा ध्यान देना है। जैसे कि सिलेबस में सीधा सीधा यहाँ पर ग्राम सभा लिख कर दिया है, तो आपको ग्राम सभा मुश्किल से 2 पेज का है, और ग्राम सभा से आपके सीधे सीधे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ग्राम सभा यानी ये कम टाइम में नंबर गेनिंग पार्ट है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। हाँ, उसका नोट्स भी आपको मिलेगा, क्लास खत्म होने के बाद आपको नोट्स भी मिलेगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन विस्तार बैच लिए हैं उनको भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो नोट्स है आज रात को डल जाएगा। क्लियर? और जो भी क्लास यहां पर होगी, हर क्लास के खत्म होने के बाद उस दिन रात को आपको हर का यहां पर जो भी क्लास होती जाएगी सबका आपको नोट्स साथ में प्रोवाइड होगा। नोट्स आपको कहां मिलेगा? अनाउंसमेंट सेक्शन में मिलेगा। याद रखिए, नोट्स आपको अनाउंसमेंट सेक्शन में मिलेगा, वहां से आपको नोट्स को डाउनलोड करना है। ठीक है, चलिए। और आपको साथ में अगर नोट्स बनाना चाहे तो आप खुद का भी नोट्स बनाएं। अगर आप लिखेंगे तो आपको याद होगा। हम तो नोट्स आपको देंगे, जो क्लास में होगा सबको नोट्स मिलेगा, लेकिन आप खुद से भी बनाएंगे तो आपको लिखते लिखते याद होगा वो चीजें। तो साथ ही साथ आपको यहां पर पढ़ने के अलावा क्लास खत्म होगी तो एक बार और देखकर आप उसका नोट्स बनाइएगा, तो आपको लिखते लिखते चीजें दिमाग में चले जाएगी, क्योंकि लिखने से चीजें दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाती है। तो नोट्स आपको मिलेगा, वो आप केवल पढ़ लीजिए, अपना नोट्स खुद बनाइए, आपको मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं अपना जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम एक एक करके हर चीज को करेंगे। जैसे जैसे हमारा एक एक इकाई कंप्लीट होता जाएगा, जैसे कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पहला इकाई है, पहला यूनिट है, जैसे ही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम खत्म होगा हम उसके एमसीक्यू भी कर लेंगे। यानी साथ साथ आपका एमसीक्यू भी होता जाएगा, तैयारी भी होती जाएगी, फिर आगे टेस्ट होगा तो वो भी आपके बेनिफिट ही देगा। क्लियर है? तो चलिए, अगर हम बात करें यहां पर पंचायती राज व्यवस्था के इतिहास का, तो थोड़ा सा हम 1857 के आसपास, ठीक है, कुछ अंतर होगा समीर जी, कुछ अंतर होगा, टेंशन मत लीजिए, सब अंतर होगा। अब देखिए, अब मैं फिर से बोल दे रहा हूं, अब जो चैट सेक्शन है, चैट किसी का नहीं होना चाहिए। अब जो मैं पढ़ाऊंगा केवल आप उस पढ़ाई में ध्यान दीजिए। चैट जो है आपको बाद में मौका पूरा दिया जाएगा, जब मैं आपसे पूछूंगा कुछ डाउट है तो बता दीजिएगा, नहीं तो चैट सेक्शन का अब आप यूज मत कीजिए। चैट सेक्शन में याद बार बार आप चैट करते रहेंगे तो आपका जो चीज कॉन्सेंट्रेशन है वो नहीं हो पाएगा। तो इसी के लिए अब जो चीजें मैं बोल रहा हूं केवल ध्यान से सुनिए। अगर कुछ डाउट आएगा तो मैं पूछूंगा आपको क्लियर है, तो उस समय अगर कुछ डाउट होगा तो बता दीजिएगा। अब बार बार चैट करके आप उसमें अपना टाइम खराब मत करें। चलिए, 1857 के आसपास की अगर हम स्थिति देखें तो 1857 के आसपास जो भारत की शासन की व्यवस्था थी वो 2 तरीके की चल रही थी। एक होती थी देश में सरकार, 1857 के आसपास एक सरकार होती थी देश में, एक सरकार होती थी प्रांत में। एक सरकार होती थी देश में, एक सरकार होती थी प्रांत में। देश में जो पूरी सरकार चलाते थे वो होते थे वायसराय। देश में जो पूरी सरकार चलाने का काम करते थे वो भारत के वायसराय करते थे, और प्रांतों में जो सरकार चलाने का काम करते थे वो प्रांत के मुख्यमंत्री करते थे, प्रांत के मुख्यमंत्री करते थे। लेकिन यहां पर 1857 के बाद के आसपास जो है, जो देश में वायसराय की कार्यकारिणी होती थी, जो देश की सरकार होती थी, उसी के पास पूरे अधिकार थे। प्रांत के जो सरकार होती थी उसके पास अधिकार बहुत सीमित थे। जितने भी महत्वपूर्ण विषय होते थे सब किसके पास होते थे? वायसराय की कार्यकारिणी के पास। और जो छुटपुट विषय होते थे उस समय के हिसाब से, जैसे शिक्षा, ये सब विषय किसके पास आते थे? प्रांतों के पास। लेकिन प्रांत अगर कोई भी किसी भी विषय में जो उसके पास है उसको कानून भी बनाना होता था तो परमिशन किससे लेनी पड़ती थी? वायसराय से परमिशन लेनी पड़ती थी। यानी बिना वायसराय के प्रांतों को काम करने का कोई अधिकार नहीं था। यह 1857 के आसपास की स्थिति है भारत की। क्लियर? अब देखिए, यही स्थिति चलती रही। 1857 की क्रांति आई। 1857 की क्रांति में आपको पता है कि भारत में एक बहुत बड़े क्षेत्र में क्रांति हुई, जिससे क्या हुआ? जो अंग्रेजों की जान माल की बहुत हानि हुई। ठीक है, जो संपत्ति थी, सरकारी संपत्ति, उसको नुकसान पहुंचाया गया, कई सैनिकों की मृत्यु हुई। तो ये सब चीजों से क्या हुआ? अंग्रेजों को बहुत ज्यादा लॉस होने लगा। ठीक, तो अंग्रेजों को जब लॉस होने लगा तो अंग्रेज के एक वायसराय आए जिनका नाम था लॉर्ड मेयो। 1870-72 के आसपास लॉर्ड मेयो भारत के वायसराय बनते हैं।
तो लॉर्ड मेयो जब भारत के वायसराय बने तो उन्होंने एक तरकीब निकाली। क्या तरकीब निकाली कि अभी तक जो पूरे भारत में टैक्स लगाते थे और टैक्स वसूल करते थे वो केवल और केवल वायसराय की कार्यकारिणी थी। यानी वायसराय की कार्यकारिणी जो टैक्स लगाती थी वही टैक्स को वसूल करते थे उन लोग। और प्रांतों को जो टैक्स लगाना पड़ता था, प्रांत का काम इस समय क्या था, जो वायसराय बोले वो टैक्स प्रांत भी लगाता था, प्रांत वसूल करके किसको दे देता था, वायसराय को। लेकिन जब 1857 की क्रांति आई तो अंग्रेजों को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। तब लॉर्ड मेयो ने यहां पर यह डिसाइड किया कि हम एक तीसरी व्यवस्था भी चालू करते हैं स्थानीय सरकार की। लॉर्ड मेयो ने क्या क्या तय किया कि हम एक तीसरी व्यवस्था भी स्टार्ट करते हैं, किसकी, स्थानीय सरकार की, यानी पंचायतों की। लेकिन हम पंचायतों को कोई भी अधिकार नहीं देंगे, हम पंचायतों को कोई भी अधिकार नहीं देंगे। केवल उनका काम क्या होगा, स्थानीय स्तर पर टैक्स लगाना, और वही टैक्स लगाना जो वायसराय उनको बोलेंगे। स्थानीय स्तर पर स्थानीय सरकार टैक्स लगाएगी, जैसे आप भी पंचायतें लगाती हैं, और ये स्थानीय स्तर पर जो टैक्स लगाएंगे वो वसूल करके किसको दे देंगे, वायसराय को दे देंगे। यानी स्थानीय सरकार को कानून वानून बनाने का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया, केवल उनको बोला गया कि जो हम टैक्स बोल रहे हैं आप वो टैक्स लगाकर हमको वहां से वसूल करके दे दो। यानी लॉर्ड मेयो की मानसिकता में कहीं नहीं था कि हम सत्ता का विकेंद्रीकरण करें, नीचे के जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनको भी अधिकार दे, ऐसा कुछ नहीं था। लॉर्ड मेयो के ध्यान में केवल इतना था कि उनको अपने राजस्व में वृद्धि करना था। तो वो राजस्व में वृद्धि करने के लिए उन्होंने क्या किया, स्थानीय सरकार का कॉन्सेप्ट लाया। ठीक है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था केवल और केवल जनता का शोषण हुआ। इसके बाद काल आया, आपको पता है, फिर लिटन ये आए, फिर उसके बाद आता है लॉर्ड रिपन 1882 के आसपास। लॉर्ड रिपन ने यहां पर यह कॉन्सेप्ट लाया कि जो स्थानीय सरकार है वो केवल टैक्स वसूल करने के लिए ना हो, बल्कि स्थानीय सरकारों को उनकी योजनाओं को बनाने में भागीदारी भी हो। क्योंकि जो स्थानीय जनता है, जिले की योजना, गांव की योजना, गांव में क्या चीजों की आवश्यकता है वो कौन ज्यादा बेहतर बता सकता है, जो गांव में रहता है। तो क्यों ना ऐसा करें कि हम जिला बोर्ड की स्थापना करें, क्योंकि जिले तो इस समय बनने स्टार्ट हो गए थे। तो यहां पर लॉर्ड रिपन ने कॉन्सेप्ट क्या लाया कि हम जिले स्तर पर क्या करें, जिला बोर्ड बनाएं। जिले स्तर पर हम क्या करें, जिला बोर्ड बनाएं। और इस जिले बोर्ड में कौन कौन लोगों को शामिल करें, जो उस जिले का कलेक्टर होगा वो इस जिला बोर्ड का सदस्य होगा। साथ ही साथ उस जिले में रहने वाले जो प्रमुख स्थानीय लोग होंगे उनको भी कुछ, उनको चुनाव करके उनमें से कुछ लोगों को भी जिला बोर्ड में शामिल किया जाए। यानी जिला बोर्ड में इसका अध्यक्ष कौन होगा, कलेक्टर होगा। और साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं उनको भी निर्वाचित करके कहां डाल दिया जाएगा, जिला बोर्ड के सदस्य के रूप में डाल दिया जाएगा। और यह जिला बोर्ड का काम क्या होगा, इस जिला बोर्ड का काम होगा उस जिले के लिए जहां का वो जिला बोर्ड है, योजनाओं का एक पैकेज बनाए कि उस जिले में किन किन चीजों की आवश्यकता है, और वो पैकेज बना के किसको भेजे, वायसराय को भेजे। और वायसराय अगर परमिशन देता है तो यानी यहां पर आप देखिए प्रांतों की, कुछ प्रांतों को कोई भी अधिकार नहीं थे, सीधा ये योजना बना के किसको भेजेंगे, जो भी अपना पैकेज बनाएंगे, वायसराय के पास। और वायसराय क्या करेगा, अगर वायसराय को लगता है कि वो योजना उस जिले के लिए अच्छी है तो वायसराय उनको पास कर देगा और वो जिले में पैसे सैंक्शन होंगे, उस योजनाओं का क्रियान्वयन होगा। लेकिन अगर वायसराय को अच्छा नहीं लगता तो नहीं होगा। तो यहां पर लॉर्ड रिपन जब वायसराय थे तो लॉर्ड रिपन ने सभी योजनाओं को जो जिला बोर्ड ने बनाकर भेजा सबको वहां पर परमिशन दिए, जो योजना अच्छी थी। इसलिए लॉर्ड रिपन क्योंकि स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्र की योजनाओं को बनाने का अधिकार दिए, इसी के लिए लॉर्ड रिपन को पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता या पितामह कहा जाता है। लॉर्ड मेयो को क्यों नहीं कहा जाता, लॉर्ड मेयो को इसलिए पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता नहीं कहा जाता क्योंकि लॉर्ड मेयो ने केवल अपने रिवेन्यू को बढ़ाने के लिए वहां पे पंचायती राज व्यवस्था, स्थानीय सरकार का कॉन्सेप्ट दिया। उनका काम केवल वहां से रिवेन्यू बढ़ाकर लेकर सरकार तक पहुंचाना था। लेकिन लॉर्ड रिपन का क्या मतलब था, लॉर्ड रिपन ने यहां पर बोला कि जो जिला बोर्ड रहेगा उसमें स्थानीय लोग शामिल होंगे, यानी सरकार में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। और पंचायती राज का मतलब भी क्या होता है, पंचायती राज का मतलब ही होता है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। पंचायती राज का मतलब क्या होता है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन।
तो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या हुआ कि जो यहां पर गांव के स्थानीय लोग हैं वो अपने शासन करने के लिए योजना खुद बनाए। स्व का मतलब क्या होता है, खुद बनाए। तो पंचायती राज का मतलब क्या हुआ, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। जो गांव के स्थानीय लोग हैं वही योजनाओं को बनाने में, उनके क्रियान्वयन में क्या करेंगे, मदद करेंगे। वो अपनी योजनाओं को खुद बनाएंगे और उसको क्रियान्वयन यानी निगरानी करने की भी जिम्मेदारी उनकी होगी। और ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, लॉर्ड रिपन के समय आया। इसलिए लॉर्ड रिपन को पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता या पितामह कहा जाता है। क्लियर यहां तक। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब यहां पर लॉर्ड रिपन ने एक कॉन्सेप्ट दे दिया और ये कॉन्सेप्ट चलता रहा आपका 1935 के अधिनियम तक। जब तक 1935 का भारत शासन अधिनियम नहीं आया तब तक ये कॉन्सेप्ट उनका चलता रहा। अब आया आपका भारत शासन अधिनियम 1935। अब क्या आया, भारत शासन अधिनियम 1935। तो अभी तक जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या होता था, सबसे पहले ऊपर कौन होती थी, वायसराय की कार्यकारिणी। सेकंड स्तर पर कौन होते थे, सेकंड स्तर पर प्रांत की सरकार होती थी। और थर्ड स्तर पे कौन होते थे, स्थानीय सरकार होती थी यानी पंचायत होती थी। स्थानीय सरकार या पंचायत आप बोल सकते हो। 1935 के पहले तक जो लॉर्ड रिपन ने कॉन्सेप्ट लाया था उसके अनुसार जो जिला बोर्ड होते थे वो योजना बनाते थे और किसके पास भेजते थे, वायसराय के पास, क्योंकि प्रांतों के पास अभी तक कोई भी अधिकार नहीं था। लेकिन 1935 के अधिनियम में क्या किया गया, प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, स्वतंत्रता दी गई। प्रांतों को क्या दी गई, स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता दी गई कि वो अपने प्रांत में, अपने राज्य में जो भी योजनाओं को बनाना है वो प्रांत बनाएगा। और अब जो जिला बोर्ड भी जो योजनाओं का निर्माण अपने जिले के लिए करेगा वो किससे परमिशन के लिए भेजेगा, प्रांत की सरकार से परमिशन के लिए भेजेगा। और अगर प्रांत की सरकार उसको फाइनल करती है तो वो योजना उसके प्रांत में लागू हो जाएगी। यानी अब प्रांतों को स्वायत्तता मिली। वायसराय का जो अधिकार था इसमें कि वायसराय अंतिम था उसमें साइन करने के लिए, वो वाला कॉन्सेप्ट चले गया। यानी यहां पर क्या हुई, सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया। यानी जो अभी तक पावर वायसराय के पास थी अब वो पावर किसको दे दी गई, प्रांतों को भी दी गई। यानी कुछ पावर प्रांतों को भी स्थानांतरित की गई। तो स्थानीय स्तर पर, प्रांत स्तर पर अब जो भी मुद्दे बने, जो भी कार्य करना था, विकास कार्य करना था, योजना जिला बोर्ड बनाता था और वो किसको भेजता था, प्रांत सरकार को भेजता था। प्रांत सरकार उसको फाइनल करती थी तो वो योजना उस प्रांत में लागू हो जाती थी। तो ये कॉन्सेप्ट कौन से अधिनियम से आया, भारत शासन अधिनियम 1935 से आया। क्लियर है। अब देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 आया, उसके बाद बहुत सारे आपको पता है क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ये सब आए, संविधान सभा बनी और संविधान जो बनकर हमारा लागू हुआ 1950 में संविधान बनकर लागू हुआ। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बनकर लागू हो गया। अब देखिए कि इस समय जो संविधान सभा के लोग थे, जो संविधान सभा के मेंबर थे, वो मेंबर किससे ज्यादा आकर्षित थे या वो किसको अपना आइडल मानते थे, गांधी जी को। अधिकतर संविधान निर्माता गांधी जी की विचारधाराओं से प्रेरित थे। ठीक है, उनकी विचारधारा को मानते थे। इसलिए जब संविधान सभा में मुद्दा उठा स्थानीय सरकार का तो गांधी जी का उसके लिए कथन भी है, आपको याद होगा कि अगर देश का विकास करना है तो सबसे पहले गांव का विकास करना पड़ेगा। और गांव का विकास करना है तो गांव के विकास करने के लिए जो गांव की जरूरतें हैं वो गांव के लोगों को ही पूरा करना पड़ेगा और गांव के लोगों को उन जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिकार भी देना पड़ेगा। यानी यहां पर जो गांधी जी का दिमाग था, वो गांधी जी का दिमाग ये था कि गांव तब तक नहीं आगे बढ़ सकता जब तक हम गांव को अपने ही क्षेत्र की योजना बनाने के लिए प्रेरित ना करें और वहां के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित ना करें। क्योंकि गांव बढ़ेगा तो हमारा देश भी बढ़ेगा, क्योंकि भारत की अधिकतर जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या के अंतर्गत आती है। तो यहां पर आप गांधी जी का जो विचारधारा थी उसको हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 40 में स्थान दिया गया। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायत का वर्णन किया गया। लेकिन आपको पता है कि आर्टिकल नंबर जो 40 है, आर्टिकल नंबर जो 40 है वो संविधान के भाग 4 में आता है। और भाग 4 क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। भाग 4 क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
क्लियर है? तो अब देखिए दो तरीके की चीजें होती है राज्य के नीति निषेध तत्व में। यहां पर राज्य का मतलब केवल स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता, राज्य का मतलब केवल स्टेट गवर्नमेंट नहीं, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस राज्य शब्द के अंतर्गत आती है। आप भारत का संविधान पढ़ेंगे तो आर्टिकल नंबर 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो आप ये बोल सकते हो ऐसी कोई भी संस्था जो विधि निर्माण का काम करती है वो सभी राज्य के अंतर्गत आती है, केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर। तो चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, कार्यपालिका हो, जो भी हो, स्थानीय सरकार, सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर कोई बात राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत लिखी है तो राज्य उस चीज को करने के लिए बाध्य नहीं होता। राज्य की नीति निर्देशक तत्व में ऐसी चीजें बताई गई हैं जिसको राज्य अगर करता है तो वो एक लोक कल्याणकारी राज्य बन सकता है। यानी हमारे संविधान निर्माता बोले कि अगर आप पंचायतों का निर्माण करते हैं, पंचायतों को अधिकार देते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप ऐसा करना चाहिए आपको, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एक लोक कल्याणकारी राज्य बन जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तब भी आपके ऊपर कोई केस नहीं कर सकता कि आपको ऐसा करना ही है। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वो चीजें बताई गई हैं जिसको करने से राज्य लोक कल्याणकारी बन सकता है, लेकिन अगर वो ऐसा ना करे तब भी उसके ऊपर कोई केस या कार्रवाई न्यायालय में नहीं चल सकती। यानी यहां पर जो हमारी जो भी राज्य थे ग्राम पंचायतों को अधिकार देने के लिए बाध्य नहीं थे। अगर वो अधिकार दे दे तो बहुत बढ़िया, नहीं दे तब भी कुछ नहीं होगा। क्लियर? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायत का वर्णन है और ग्राम पंचायत राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता था। जो हमारा मूल संविधान है वर्तमान में भी नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत उसका प्रावधान है। क्लियर? तो अब देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर ग्राम पंचायत का वर्णन कर दिया गया। अब 1952 भारत में चुनाव होता है, पहला लोकसभा चुनाव होता है, नेहरू जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट बनती है। अब नेहरू जी के नेतृत्व में जब गवर्नमेंट बनती है तो नेहरू जी यहां पर गांधी जी के विचारों को ग्राउंड स्तर पर लागू करने का विचार लाते हैं। इसी के लिए वो 1952 में सबसे पहला क्या होता है, 1952 में नेहरू जी एक कार्यक्रम चालू करने का विचार लाते हैं। 1952 में नेहरू जी एक कार्यक्रम चालू करने का विचार लाते हैं, उसका नाम रहता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो अभी तक तो इसके पहले अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का शासन गया, हमारा संविधान बनकर आया, तो हमको अपने पूरे देश के स्ट्रक्चर तो बनाना ही पड़ेगा। तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ करने का निर्णय नेहरू जी लेते हैं। पंचायतों का जो कॉन्सेप्ट था उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हमारा देश अभी तैयार भी है कि नहीं उस चीज के लिए, क्योंकि हमारी जो ग्रामीण जनता है उसमें साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम था। तो हमारा देश क्या, पंचायतों को हम अधिकार देंगे तो वहां के जो ग्रामीण जनता है वो अभी उनमें शिक्षा की कमी है, तो क्या वो अभी तैयार हैं वो जिम्मेदारियों को लेने के लिए? तो वो सब टेस्ट करने के लिए नेहरू जी ने क्या किया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम लाया। समुदाय किसको बोलते हैं? एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के समूह को समुदाय कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम नेहरू जी ने 1952 में लाया और टेस्ट करने के लिए कुछ जिलों से इसको प्रारंभ किया। टेस्ट करने के लिए कुछ जिलों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है क्या? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम में यहां पर क्या किया गया, ये एक जिला है मान लीजिए, ठीक है, जिलों का चुनाव किया गया। सबसे पहले यहां पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू करने के लिए जिलों का चुनाव किया गया। और जिलों का चुनाव करने के लिए जैसे रिपन ने किया था जिला बोर्ड का निर्माण करना, वैसे ही ये योजना का भी, ये कार्यक्रम का भी यही कॉन्सेप्ट था। जो इस जिले का कलेक्टर होगा, जो इस जिले का कलेक्टर होगा वो क्या करेगा, जो यहां पर विभिन्न विभिन्न समुदाय के लोग रह रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में इस जिले के अंदर, उन सब से मिलकर इस जिले के लिए योजनाओं को तैयार करेगा। यानी इनसे पूछेगा कि आपको इस क्षेत्र में किन किन चीजों की आवश्यकता है, उनसे उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए यह योजनाओं को तैयार करेगा। ठीक है, यह कॉन्सेप्ट सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आया। और यहां पर जो ये योजनाओं को क्रियान्वित करना,
कलेक्टर की जिम्मेदारी थी कि इन योजनाओं को इन क्षेत्र में क्रियान्वित भी वही करवाएगा। तो कलेक्टर का काम बढ़ गया। क्या काम बढ़ा भाई, पहले आपको योजनाओं के निर्माण के लिए इनकी भी भागीदारी सुनिश्चित करना है, और जो योजना बनेगी उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए भी आप ही को निगरानी करना है कि पूरे जिले में ये योजना का क्रियान्वयन हो जाए। तो जब 1 साल इस योजना को चलाकर देखा गया, क्योंकि ये टेस्टिंग में था कि इसको पूरे देश में भी लागू करना है, तो एक जिले से अगर कुछ जिलों से इसको लागू किया जाएगा तो उसमें क्या लूप होल आ रहे हैं, क्या परेशानी आ रही है, वो समझ आ जाएगा। तो यहां पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम में एक कमी नजर आई। क्या कमी नजर आई कि एक व्यक्ति के पास उसके निगरानी का भी और उसको क्रियान्वित करने की पूरी जिम्मेदारी दी जा रही है, तो एक अकेला व्यक्ति इसको क्रियान्वित करने में सक्षम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। और जो यहां पर क्योंकि क्षेत्र बड़े होते हैं जिले के, तो हर लोगों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। हर लोग, जो हर क्षेत्र के हर समुदाय के लोग इसमें शामिल नहीं हो पा रहे, उनकी भागीदारी नहीं हो पा रही है। तब यहां पर 1953 में 1953 में इसी योजना को बड़ा करके, इस योजनाओं को बड़ा करके एक कार्यक्रम लाया गया जिसका नाम था राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है इसी योजना का ये एक्सटेंडेड फॉर्म, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का ही ये एक्सटेंडेड फॉर्म है। बस अंतर क्या हुआ, क्योंकि यहां पर हमको ये परेशानी आई कि कलेक्टर इस पूरे क्षेत्र को देखने में, निगरानी करने में सक्षम नहीं हो पा रहा था, बहुत परेशानी आ रही थी। इसलिए यहां पर क्या कॉन्सेप्ट लाया गया, हम ये जिले को मान लेते हैं ये एक जिला है, इस जिले को क्या करेंगे, हर 60,000 जनसंख्या के ऊपर एक विकास खंड बना देंगे। यानी इस जिले को विकास खंडों में डिवाइड कर देंगे। तो यानी 60,000 जनसंख्या जैसे ही पूरी होती है, 60,000 जनसंख्या के ऊपर एक विकास खंड बना देंगे। यानी जिलों को क्या कर दिया गया, विकास खंड में डिवाइड कर दिया गया। जिलों को विकास खंड में डिवाइड कर दिया गया। तो विकास खंड वाला कॉन्सेप्ट कहां से आया, यहीं से आया। वर्तमान में आप पढ़ते हैं ना छत्तीसगढ़ में इतने विकास खंड है, वो कॉन्सेप्ट आपका 1953 में आया है। ठीक, तो जिलों को क्या किया गया, विकास खंड यानी ब्लॉक में डिवाइड कर दिया गया। अब क्या किया गया, हर विकास खंड के लिए, जैसे मैं इसको V से डिनोट कर रहा हूं, V1 V2 V3 V4 V5 विकास खंड, आप ब्लॉक भी बोल सकते हैं। तो हर विकास खंड के लिए क्या किया गया, एक विकास अधिकारी की नियुक्ति की गई। हर विकास खंड के ऊपर एक विकास अधिकारी की नियुक्ति की गई। तो एक जिले में जितने विकास खंड होंगे उतने क्या हो जाएंगे, विकास अधिकारी हो जाएंगे। हर विकास खंड के लिए एक विकास अधिकारी। और क्या किया गया, अब इसी विकास खंड को, इसी विकास खंड में, अब देखिए ये विकास खंड है, तो इस विकास खंड के अंतर्गत कई सारे गांव आएंगे, 1 2 3 4 ऐसा ऐसा करके ये कई सारे गांव आएंगे। तो यहां पर हर 10 गांव के ऊपर एक गांव के संरक्षक के लिए भी अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, हर 10 गांव के, यानी 10 गांव के समूह के लिए भी एक गांव का अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। हर 10 गांव के समूह के लिए एक अधिकारी नियुक्त कर दिया गया। तो अब यहां पर देखिए, अब ये गांव के जो अधिकारी होंगे वो किसको रिपोर्ट देंगे, विकास अधिकारी को। और विकास अधिकारी किसको रिपोर्ट देगा, कलेक्टर को। यानी एक जिले को 3 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। एक जिला, सेकंड स्तर हो गया उसका जनपद यानी विकास खंड, और तीसरा स्तर हो गया गांव स्तर। और गांव में भी 10 गांव के समूह बनाकर यहां पर डिवाइड किया गया। यानी आप बोल सकते हो हर 10 गांव के समूह के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया गया, और पूरे विकास खंड के लिए एक विकास अधिकारी, और पूरे जितने भी विकास खंड को मिला ले, एक जिले में जितना भी है, और उस जिले का एक कलेक्टर। यानी यहां पर कलेक्टर को मदद करने के लिए अलग अलग श्रेणी के अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया। यहां तक सभी को समझ आ गया। तो विकास खंड का कॉन्सेप्ट कहां से आया, 1953 राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम से आया। अब देखें यहां पर, हाँ पूछ लीजिए। सुलोचना जी, जो डाउट है जल्दी पूछ लीजिए।
अच्छा, वो उस समय का सुलोचना जी आप अभी बता रहे हैं, चलिए ठीक है। यहां पर देख लीजिए, अब आगे देखिए, ये हो गया, 3 स्तर हमारे बन गए। पहला था आपका जिला स्तर में जिला कलेक्टर, विकास खंड स्तर में विकास अधिकारी, और नीचे का स्तर गांव स्तर के लिए यहां पर ग्राम सेवक भी आप बोल सकते हैं। तो ग्राम सेवक 10 गांव के लिए एक बन गया। अब देखें यहां पर क्या डिसाइड किया गया, जो जिला बोर्ड अभी तक था, जिला बोर्ड में पहले कौन होते थे, कलेक्टर होते थे, और स्थानीय लोग जो होते थे वो जिला बोर्ड में शामिल होते थे। ठीक है, स्थानीय लोग जिला बोर्ड में शामिल होते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब ये हो गया कि जो जिला बोर्ड था, जो जिला बोर्ड बनाया गया, उस जिले बोर्ड में कलेक्टर तो होता ही था, जो कि पहले भी होता था। इसके अलावा जो ये विकास अधिकारी हैं, विकास अधिकारी ये भी जिला बोर्ड में शामिल हो गए। विकास अधिकारी के अलावा जो ये ग्राम सेवक हैं वो भी जिला बोर्ड में शामिल हो गए, और इनके अलावा स्थानीय लोगों को भी शामिल किया गया। इनके अलावा स्थानीय लोगों को भी शामिल किया गया। और स्थानीय, अब देखिए यहां पर अब ये कॉन्सेप्ट लाया गया, तो ये कॉन्सेप्ट में क्या प्रॉब्लम आई, ये कॉन्सेप्ट में ये प्रॉब्लम आई कि एक जिला बोर्ड में अधिकारियों की संख्या ज्यादा हो गई और जो स्थानीय लोग हैं उनकी संख्या कम हो गई। और जहां पर स्थानीय लोग कम थे और यहां पर अधिकारी ज्यादा है, क्योंकि अधिकारियों के पास अधिकार ज्यादा है, तो अधिकारी अगर स्थानीय लोग कुछ योजना के बारे में बोलते थे कि हमको इस क्षेत्र में ये करना है, तो अधिकारी उसको सीधा बोलता था, तू अनपढ़ है, तू क्या करेगा, हम शिक्षित है, हम जानते हैं इस यहां पर जिले के लिए क्या सही है। तो जो स्थानीय लोग थी वो जो मांग कर रहे थे, यहां पे पूरे अधिकारी बढ़ गए, और अधिकारी लोग बढ़ने के कारण क्या हुआ, जो स्थानीय लोग अपने योजनाओं के लिए बोलते थे वो यहां पर ये बोलते थे कि नहीं, आप लोग शिक्षित नहीं है, जो हम बोलेंगे वैसा ही होगा, आप लोग का जो आइडिया ठीक नहीं है। यानी जिस मकसद से ये सब चीजें की गई, उन चीजों को ये अधिकारी गण क्या करने लगे, अपनी पावर का दुरुपयोग करने लगे, और जो यहां पर ये अपना कॉन्सेप्ट बताते थे, आइडिया बताते थे, उन आइडिया को फॉलो ही नहीं करते थे, या उन आइडिया पर विचार भी नहीं करते थे। तो ये प्रॉब्लम यहां पर आई, यानी नौकरशाही बढ़ गई आपकी पंचायती राज व्यवस्था में, क्योंकि पंचायतों को अधिकार तो नहीं था, केवल ये सलाह करते थे आपस में, पंचायतों के पास अधिकार थोड़ी था, ये केवल सलाह करके अपनी राय इनको देते थे। तब भी ये राय को क्यों नहीं मानते थे, क्योंकि इसमें नौकरशाही व्याप्त हो गई, अधिकारी अपनी पावर का दुरुपयोग करने लगे, ऐसी योजनाओं को लाने लगे जहां से वो भ्रष्टाचार कर सके, उनका भी जो है कमीशन बन सके, ऐसी तरीके की योजना यहां पर चलती रही। तब यहां पर जब राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम भी अपने लक्ष्यों को पाने में असफल होने लगा, क्यों असफल होने लगा, क्योंकि यहां पर नौकरशाही बढ़ गई, और पंचायतों को यहां पर क्योंकि अपने पास अधिकार ही नहीं थे, वो केवल सलाह देने का काम कर रहे थे, और जिस मकसद से जिला बोर्ड बना था वो यहां पर आकर वो मकसद को पूरा करने में असफल हो गया। तो यहां पर ये राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम क्यों असफल हो रहा है, इसी की जांच करने के लिए, इसी की जांच करने के लिए 1957 में, इसी की जांच करने के लिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। तो आपको समझ आ गया होगा क्यों बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम क्यों असफल हो रहा है, उसकी जांच करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। और यह पंचायती राज व्यवस्था के गठन में सबसे महत्वपूर्ण समिति है, क्योंकि यह पंचायती राज व्यवस्था के गठन में पहली समिति है जो पंचायती राज व्यवस्था की जांच करने के लिए बनाई गई। तो सबसे पहली समिति पंचायती राज व्यवस्था के लिए कौन सी थी, बलवंत राय मेहता समिति थी। यहां तक सभी को क्लियर हो गया। अब यहीं से हमारा पंचायती राज व्यवस्था का एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से निकलेगा। क्लियर है सभी को? तो हर चीज आपको नोट्स में लिखी हुई है, मैं आपको नोट्स भी दिखा दे रहा हूं। जितनी चीजें मैंने आपको यहां पर बताया है सब चीजें यहां पर आपको नोट्स में दिख जाएगी। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, जो चीजें मैंने आपको यहां पर एक्सप्लेन किया है सब चीजें आपको नोट्स के फॉर्म में लिखी हुई है। पंचायती राज व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ, फलाना ठिकाना, सब चीज लिखा हुआ है। अब यहां पर आपको याद रखना है कौन कौन सी बातों को आपको पढ़ के जाना है पेपर में, जो आपकी पेपर की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले पूछा जाता है पंचायती राज व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन।
पंचायती राज व्यवस्था का कॉन्सेप्ट किसने लाया था? लॉर्ड मेयो ने लाया था। लेकिन लॉर्ड मेयो राजस्व में वृद्धि करने के लिए लाए थे, लेकिन एक्चुअल में सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए जो कॉन्सेप्ट लाए थे वो लॉर्ड रिपन ने लाया था। इसलिए 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा स्थानीय जनता की प्रशासन में सहभागिता के लिए जिला बोर्ड की स्थापना की गई। इसलिए लॉर्ड रिपन को पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता भी कहा जाता है। एसीएफ में यह क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, एसीएफ में यह क्वेश्चन आया हुआ था। क्लियर? आगे देखिए, 1935 में जब भारत शासन अधिनियम लाया गया तो इस अधिनियम में प्रांतों को कार्य करने की स्वायत्तता प्रदान की गई, जिसने ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत और शहरी स्तर पर नगर निगम का गठन किया। जो मैंने आपको पहले बताया, प्रांतों को स्वायत्तता मिली तो जो जिले के पंचायत या नगरीय निकाय जो भी होते थे, अब वो सीधा किसको देते थे? अपनी जो भी योजना को लागू करना है वो किसके पास भेज देते थे? प्रांतों के पास, और प्रांत फाइनल करता था, वो लागू हो जाता था। आगे देखिए, भारत की स्वतंत्रता से संविधान लागू होने के बीच की अवधि में 1935 का अधिनियम के प्रावधान ही लागू रहे। जब भारत का संविधान लागू हुआ तब राज्य के नीति निषेधक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में पंचायत का स्थान था। ये वाला पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। ये वाले पॉइंट का आपके पेपर में आने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। व्यापम अधिकतर ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का वर्णन है, और वो कहां पे है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपके कौन से भाग में है? भाग नंबर 4 में है। याद रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? भाग नंबर 4 में है। आगे देख लेते हैं, आगे इसको देख लेते हैं, देख लेते हैं इसको। 1952 में प्रथम चुनाव के बाद सरकार ने गांव के आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का काम स्वयं अपने हाथों में लिया, और 1952 में ग्रामीण विकास हेतु सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सब मैंने बताया। 1953 में सारे देश में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम चालू किया गया। इसके तहत सारे देश को विकास खंडों में बांटा गया। लगभग 60,000 की जनसंख्या पर एक विकास खंड बनाया गया, उसका मुखिया विकास अधिकारी को बनाया गया। सब मैंने बताया हुआ है। ग्राम स्तर पर हर 10 गांव पर एक ग्राम सेवक की नियुक्ति की गई। जनता का सहयोग लेने के लिए कुछ सलाहकारी समिति बनाई गई। सलाहकारी समिति मैंने बताया, जो जिला बोर्ड होता था वो सलाह देने के लिए स्थानीय लोगों को क्या करते थे? एक समिति बनाते थे, और समिति जो सलाह देती थी वो जिला बोर्ड के पास जाता था। लेकिन जिला बोर्ड उस समिति की सिफारिशों को, क्योंकि वो सलाहकारी समिति, उनका काम केवल सलाह देना है, अब वो माने ना माने वो किसका काम है? वो अधिकारी, जिला बोर्ड के अधिकारियों का काम है। तो जिला बोर्ड के अधिकारी बोलते थे भाई वो तो अनपढ़ है, उनकी क्या सलाह लेना, वो अपने कमीशन के चक्कर में उन योजनाओं को लागू नहीं करते थे। वही सब चीजें यहां पर बताई गई। क्योंकि इन कार्यक्रमों के संचालन में नौकरशाही का प्रभाव अधिक रहा, साथ ही साथ जनता की भागीदारी का भी अभाव रहा, अतः जनवरी 1957, याद रखिएगा, जनवरी 1957 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा द्वारा किए गए कार्य को और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुलझाने हेतु बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया? जनवरी 1957 में। जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ। याद रखिएगा, ये बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था के गठन के लिए पहली समिति थी, इसलिए पेपर में ये इंपॉर्टेंट होता है। और यहां तक जितनी भी अभी हम आगे भी पंचायती राज के लिए जो समितियां पढ़ेंगे, उनका गठन कब कब हुआ, उनको क्रम से जमाने, ये सब भी क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। चलिए अब देखते हैं जो बलवंत राय मेहता समिति बनी। अब जो बलवंत राय मेहता समिति बनी, बलवंत राय मेहता समिति ने यहां पर क्या किया कि अपनी जो रिपोर्ट है वो पेश की। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने जो अपनी रिपोर्ट है वो नवंबर 1957 में पेश की। जनवरी 1957 में गठन हुआ और नवंबर 1957 को बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। अब इस रिपोर्ट में जो सबसे मेन मुद्दा जो पेपर में पूछा जाता है, बलवंत राय मेहता समिति यहां पर यह बोलती है कि हमको पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था बनानी चाहिए, यानी पंचायत त्रिस्तरीय रहे। जैसे सबसे ऊपर कौन रहे? जिला पंचायत, फिर उसके नीचे जनपद पंचायत यानी विकास खंड स्तर पर आप पंचायत समिति भी बोलते हैं, और उसके नीचे ग्राम पंचायत। तो अगर यहां पर अगर आप एक कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट, अगर जो एकदम नए नए बच्चे हैं, जो एकदम नए नए बच्चे हैं और उनको भी ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो थोड़ा सा यहां पर वो देखेंगे। देखिए, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको क्या बताया था, मान लेते हैं ये जिला है, मान लेते हैं ये एक जिला है। अब इस जिले को हमने क्या किया था? विकास खंडों में बांट दिया था।
इस जिले को हमने विकास खंडों में बांट दिया था। अब विकास खंड में बांटने के बाद यहां पर क्या हुआ था, अब यहां पर एक ग्राम थे, ये एक विकास खंड के अंतर्गत ये अलग अलग गांव थे। ठीक है, ये अलग अलग गांव है एक विकास खंड के अंतर्गत। वैसे ही हर विकास खंड में गांव गांव आएंगे, आएंगे विकास खंड में गांव। अब आप ये बताइए, मान लेते हैं एक व्यक्ति यहां पे, एक रोहन नाम का व्यक्ति है, मान लेते हैं एक रोहन नाम का व्यक्ति है, वो इस गांव में रहता है। तो अगर वो इस गांव में रहता है तो कहने का मतलब वो ये एक विकास खंड में भी रह रहा है, क्योंकि ये इस गांव का निवासी, यानी डायरेक्ट डायरेक्ट वो इस विकास खंड के अंदर का ये गांव आ रहा है, तो वो व्यक्ति जो है उस विकास खंड का भी तो निवासी हुआ। क्योंकि ये विकास खंड इस जिले के अंतर्गत आ रहा है तो वो जिले का भी तो निवासी हुआ। जैसे कि अगर मैं यहां पर बोलूं, मैं अगर मैं यहां पर बोलूं तो मेरे जो यहां पर तहसील होगी दुर्ग तहसील, ठीक है, या विकास खंड बोल लीजिए। यहां से अगर मैं देखूं तो मैं दुर्ग जिले के अंतर्गत भी तो आ रहा हूं, और दुर्ग जिले के अंतर्गत आ रहा हूं तो यानी मैं छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भी आ रहा हूं, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आ रहा हूं यानी मैं इंडिया के अंतर्गत भी आ रहा हूं। यानी कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो एक गांव का निवासी है वो एक विकास खंड का भी निवासी हुआ और वही उस जिले का भी तो निवासी हुआ। तो अगर आपसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीखिए कि अभी जो ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत 3 स्तर में पंचायत होती है, तो यहां से एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या आया कि जो व्यक्ति यहां पर रह रहा है वो अपनी, मान लेते हैं ये वाले गांव में एक व्यक्ति रह रहा है, ये एक विकास खंड है, ये एक ग्राम पंचायत है। मान लेते हैं ये वाला जो है ये एक ग्राम पंचायत है, ये वाला जो गोला है ये एक ग्राम पंचायत है, मान लेते हैं। और ये वाले विकास खंड के लिए एक जनपद पंचायत भी होगी, ये वाले एक विकास खंड के लिए जनपद पंचायत भी होगी, और साथ ही साथ ये वाली पूरी जिले के लिए, ये वाले पूरे जिले के लिए एक जिला पंचायत भी तो होगी, एक जिला पंचायत भी तो होगी। यानी कहने का मतलब यहां पर जो एक आदमी रह रहा है, जो ग्राम पंचायत में रह रहा है, वो जनपद पंचायत में भी तो उसका मेंबरशिप हुआ, और जनपद पंचायत में मेंबरशिप है तो ये पूरे जिले के अंतर्गत तो जनपद पड़ रही, तो ये जिले पंचायत का भी मेंबर हुआ। यानी कहने का मतलब कि एक जिले के अंतर्गत जो यहां पर एक व्यक्ति रह रहा है वो ग्राम पंचायत के लिए भी वोट देगा, साथ ही साथ क्योंकि ये इस जनपद में रह रहा है वो इस जनपद पंचायत के लिए भी वोट देगा, साथ ही साथ क्योंकि ये जनपद इस जिले के अंतर्गत है तो इस जिला पंचायत के लिए भी वोट देगा। यानी एक गांव में रहने वाला व्यक्ति ग्राम पंचायत के लिए भी वोट देता है, जनपद के लिए भी वोट देता है, जिला पंचायत के लिए भी वोट देता है। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? तो ऐसा नहीं कि गांव वाले जो लोग हैं केवल ग्राम पंचायत के लिए वोट देंगे, वो जनपद पंचायत के लिए भी वोट देंगे क्योंकि वो गांव किसी ना किसी जनपद के अंतर्गत है, और क्योंकि वो जनपद किसी ना किसी जिले के अंतर्गत है तो एक व्यक्ति ग्राम पंचायत, जनपद और जिला तीनों के लिए ही वोट देता है। सभी को समझ आ गया ये कॉन्सेप्ट? फटाफट कमेंट करके बताइए। जो नए बच्चे हैं उनको समझना है, जो पुराने पहले से तैयारी करो उनको सब कॉन्सेप्ट पता होगा, जो नया बच्चा है उसको समझ आ गया जो चीज है यहां पर। चलिए, समझ आ गया बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 3 स्तर की पंचायत हो गई, तो ये जिला पंचायत हो गई, ये जनपद पंचायत हो गई, और ये ग्राम पंचायत। तो यही कॉन्सेप्ट किसने दिया? बलवंत राय मेहता समिति ने दिया। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? बलवंत राय मेहता समिति। तो आप बोल सकते हैं जो बलवंत राय मेहता समिति है, इन्होंने ही क्या कॉन्सेप्ट दिया? जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत।
ये 3 स्तर पर स्थानीय सरकार को रहना चाहिए। यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सूत्रधार किसने किया? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सूत्रधार, या आप बोल सकते कॉन्सेप्ट, बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। हाँ, विधायिका में तो देंगे ही भाई अभिषेक, विधायिका में तो देंगे, लोकसभा में भी देंगे। यहां पर केवल हम बात पंचायत की कर रहे हैं। वो तो मेंबर है तो किसी न किसी विधानसभा सीट के अंतर्गत आएगा तो विधायक के लिए भी वोट देगा, वो किसी ना किसी लोकसभा सीट के अंतर्गत आएगा तो लोकसभा के लिए भी वोट देगा। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट यहां पर हम स्थानीय सरकार का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, स्थानीय सरकार का कॉन्सेप्ट हम यहां पर पढ़े हैं। ठीक है, हाँ अभी पढ़ेंगे, यहां पर आगे हम उसका नाम भी पढ़ेंगे, जो उन्होंने 3 नाम दिए वो भी पढ़ेंगे। केवल यहां पर मैंने समझाने के लिए आपको ये नाम दिया है। ठीक है, उन्होंने जैसे कि यहां पर जो जिला स्तर पर था उसको जिला परिषद कहा था। जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उन्होंने जिला पंचायत ना बोल के जिला परिषद बोला है, जिला परिषद उन्होंने बोला है। और जनपद पंचायत ना बोलकर उन्होंने पंचायत समिति बोला है। उन्होंने क्या बोला है? पंचायत समिति। लेकिन यहां पर बच्चे कंफ्यूज ना हो इसी के लिए हमने क्या बताया आपको कि 3 स्तर में जिला, जनपद, ग्राम पंचायत। बस उन्होंने नाम क्या बोला? जिला पंचायत को बलवंत राय मेहता ने जिला परिषद बोला, और जनपद पंचायत को उन्होंने क्या बोला? पंचायत समिति बोला। बाकी ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत ही बोला। तो अगर आपको नोट करना है तो आप ये भी कर सकते हैं कि बलवंत राय मेहता ने जिला पंचायत को जिला परिषद कहा, जनपद पंचायत को उन्होंने पंचायत समिति कहा, जनपद पंचायत को उन्होंने पंचायत समिति कहा, और ग्राम पंचायत को उन्होंने ग्राम पंचायत ही कहा। तो बलवंत राय मेहता ने जिला पंचायत को जिला परिषद कहा, जनपद को पंचायत समिति। किसी को नोट करना है तो कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं इसको। अब बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो कॉन्सेप्ट था उन्होंने दे दिया। अब यहां पर उन्होंने ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर यानी जनपद स्तर पर, ब्लॉक या विकासखंड स्तर या जनपद स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला पंचायत या आप बोल सकते हैं जिला परिषद, ये बनाना है। यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का कॉन्सेप्ट बलवंत राय मेहता ने दिया। आगे देखिए कि इन सिफारिश के अलावा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश के अलावा बलवंत राय मेहता ने और भी सिफारिश की। और क्या सिफारिश थी? पंचायती राज संस्थाओं को वास्तविक रूप से सत्ता का हस्तांतरण किया जाना चाहिए। यानी जो पंचायत बनाई जाए, पंचायत का गठन किया जाए, तो उन पंचायतों को अपने क्षेत्र में कानून बनाने, उन पंचायतों को अपने क्षेत्र में विकास योजना बनाने, ये सबका भी पूरा परमिशन होना चाहिए। यानी वो पंचायत बिना किसी अधिकारी के हस्तक्षेप के क्या करे? अपने पंचायत क्षेत्र के लिए योजनाओं का निर्माण करे। तो तभी तो सत्ता का हस्तांतरण हुआ। सत्ता अगर ऊपर वाले ही योजना बनाते रहे, नीचे वाले को अपने क्षेत्र में विकास करने का कोई भी अवसर ना दे, तो उससे हस्तांतरण थोड़ी होता है। यहां पर क्या हुआ? जो राज्य भी योजना बनाए उनको भी पंचायतें लागू करवा, और पंचायत अपने क्षेत्र के लिए और भी कुछ काम करवाना चाहती तो पंचायत भी उस काम को कराने के लिए स्वतंत्र है। तभी तो हम सत्ता का हस्तांतरण मारेंगे। तो यहां पर बलवंत राय मेहता ने क्या बोला? पंचायती राज संस्थाओं को वास्तविक रूप से सत्ता का हस्तांतरण किया जाना चाहिए। यह भी सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की। और क्या सिफारिश की? इन संस्थाओं को अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु उचित वित्तीय साधन भी उपलब्ध कराना चाहिए। अब भाई पंचायत को आप अधिकार दे दिए, लेकिन पंचायत के पास पैसे ही नहीं है। तो पंचायत के पास अगर पैसे ही नहीं है तो पंचायत विकास जो योजना बनाएगी, अगर उसको तालाब बनाने की योजना बनाई, पंचायत के पास पैसा ही नहीं है तो तालाब कैसे बना लेगी भाई? तो जब तक सरकार उसको पैसे नहीं देगी तो वहां पर वो, इसलिए बोला गया कि पंचायतों को क्या करे? सरकार पैसे भी उपलब्ध कराए, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनको वित्तीय साधन भी उपलब्ध कराए कि वो अपनी योजनाओं को क्रियान्वित कर सके। तो वित्तीय साधन भी उपलब्ध कराने के लिए किसने बोला? बलवंत राय मेहता ने बोला। तीसरा क्या बोला? विकास संबंधी सभी कार्यक्रम एवं योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायती राज स्तर से किया जाना चाहिए। जैसे आप वर्तमान में भी देखेंगे कई योजनाएं राज्य सरकार लाती है, लेकिन उस योजनाओं के लाभार्थियों का चयन कौन करता है? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, इन लोग करते हैं। तो इससे क्या होता है? योजनाएं सरकार भी ला रही है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार भी लाती, लेकिन उनके लिए जो लाभार्थी होंगे
उनका चयन कौन करता है? पंचायतें करती हैं। तो उससे क्या हुआ? पंचायतों की भी भागीदारी सुनिश्चित हुई। तो यहां पर क्या बोल रहा है? विकास संबंधी सभी कार्यक्रम योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायती राज स्तर से किया जाना चाहिए, यानी पंचायती राज की भी वहां पे क्रियान्वयन में योगदान होना चाहिए। जो योजनाओं का लाभ है उसके लिए जो निगरानी या उस योजनाओं के लिए लाभार्थियों का चयन पंचायती राज स्तर में ही हो, यानी ग्राम जनपद जिला स्तर में उनके योजनाओं के लाभार्थियों का चयन किया जाए। ये किसने बोला? बलवंत राय मेहता ने बोला। आगे देखिए चौथा, इस व्यवस्था को त्रिस्तरीय रूप में लागू किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में उत्तरदायित्व व सत्ता का विकेंद्रीकरण अच्छे से हो सके। ये सब चीजें तो मैंने आपको त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पहले ही बता दिया। अब ये राय बलवंत राय मेहता ने अपनी रिपोर्ट में दे दी। राष्ट्रीय विकास परिषद उस समय काम करता था। राष्ट्रीय विकास परिषद ने इन बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को माना, लेकिन उसके साथ सरकार को यह भी लगा कि भारत में अलग अलग राज्य, कुछ राज्य अच्छे विकसित है, कुछ राज्य जो है बहुत ही पिछड़े हैं, और उनकी भौगोलिक कंडीशन हर राज्य की अलग अलग है। तो अगर हम ये पूरी चीजें पंचायती राज व्यवस्था को देते हैं तो यहां पर यह प्रॉब्लम आएगी कि हर राज्य की भौगोलिक कंडीशन अलग अलग है। और क्योंकि यहां पर जो बात की गई कि बलवंत राय मेहता बोल रहे हैं हर राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हो, तो कई राज्य छोटे, उनकी जनसंख्या ही कम है। तो अगर उनकी जनसंख्या कम है तो वहां पे 3 स्तर हम नहीं रख सकते। कई राज्यों की जनसंख्या ज्यादा है तो यानी उनकी भौगोलिक कंडीशन के हिसाब से हम हर को 3 स्तर में बांट दे, ये संभव नहीं है। इसलिए भारत की सरकार ने यह निर्णय लिया कि राज्यों को हम ये दायित्व सौंपेंगे कि वो राज्य अपने राज्य में किस तरीके की, कितने स्तर की पंचायत का गठन करना चाहते हैं। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की, लेकिन अब सरकार ने, भारत सरकार ने यह राज्यों के ऊपर छोड़ दिया कि राज्य तय करे कि वो अपने राज्य में कितने स्तर की पंचायत को बनाना चाहते हैं और उन पंचायतों को क्या क्या अधिकार देना चाहते हैं। यानी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को यहां पर रखा जरूर गया, लेकिन यहां पर पूरा दायित्व किसको दे दिया गया? राज्य को। जो वहां की स्थानीय राज्य हैं, स्थानीय सरकार है, मतलब आप बोल सकते हैं राज्य की सरकार है, उनको बोला गया कि आप ये तय करें कि आपको अपने राज्य में कितने स्तर की पंचायतों की स्थापना करना है। लेकिन हर राज्य को पंचायती राज लाना है, लेकिन कितने स्तर का होगा वो राज्य तय करेगा। तो इसी के तहत इस समिति की सिफारिशों के बाद 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का लोकार्पण किया गया। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला राज्य कौन था? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान का नागौर जिला। सीजीपीएससी का प्री का क्वेश्चन है 2015-16 के आसपास का। तो 2 अक्टूबर 1959 को जवाहरलाल नेहरू गए थे और ये वहां पे जाके पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ किए थे, लोकार्पण किए थे। तो पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहां लागू हुई? राजस्थान में। 73वें संविधान संशोधन के बाद मध्य प्रदेश, एकीकृत छत्तीसगढ़, वहां पर। लेकिन बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के बाद राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की गई। अब देखिए इस समय राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोनों में 3 स्तर की पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, जैसे कि यहां पर है। लेकिन तमिलनाडु 2 स्तर में पंचायती राज व्यवस्था लाया। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य था जो द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किया अपने यहां, क्योंकि राज्यों को यहां पर छूट दी गई थी कि आप 3 स्तर में करो, 2 स्तर में, वो आप तय करो। तो तमिलनाडु ने 2 स्तर में पंचायत लाई। सेम पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल ने 4 स्तर में पंचायती राज व्यवस्था लागू की। 4 स्तर में पश्चिम बंगाल ने 4 स्तर पे पंचायती राज व्यवस्था लागू की। तमिलनाडु ने 2 स्तर में किया। ऐसे आप अलग अलग राज्य पढ़े। मध्य प्रदेश ने 3 स्तर में किया। ऐसा करके बहुत सारे। आपको इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है? राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई। सेकंड में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में 2 स्तर, पश्चिम बंगाल में 4 स्तर में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई। क्योंकि राज्यों को छूट थी तो वो अपने तरीके से पंचायतों को यहां पर आप बोल सकते हैं गठन किए। अब देखिए पंचायत तो बन गई, जो बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायतों का गठन तो
हो गया। लेकिन जब पंचायतों का गठन हुआ तो उसके बाद एक नई नई परेशानियां निकलकर सामने आई कि पंचायतों का लेखाओं को कैसे तैयार करना है। पंचायतों को जो हम अधिकार दे रहे हैं तो उनका लेखा भी तो एक बनना चाहिए ना, कि वो पैसों को कहाँ पे यूज कर रहे हैं। पंचायतों का चुनाव आगे कैसे करवाना है, अगर पंचायत का चुनाव भी हो जा रहा है तो उनके लेखाओं की जांच कैसी करवानी है, उनका सामाजिक अंकेक्षण कैसे करवाना है। कई सारी परेशानियां निकलकर एक एक करके सामने आई। तो 1957 से 1977 के बीच में, 1957 से 77 के बीच में अलग अलग समितियों का निर्माण किया गया, जो पंचायतों के गठन के बाद जब पंचायतें काम करने लगी तो उसके बीच में जैसे जैसे परेशानियां आई तो उन परेशानियों का हल करने के लिए, उन परेशानियों पर राय देने के लिए अलग अलग समिति का गठन किया गया। तो इसमें केवल आपको इतना याद रखना है कि कौन सी समिति ने यहां पर किस लिए गठित किया गया, उसका नाम क्या था और किस वर्ष में गठित हुआ। बस आपको इसमें याद क्या रखना है, समिति का गठन कब हुआ यह देखना है, समिति के गठन के बाद यहां पर क्या देखना है, इसके अध्यक्ष कौन थे यहां पर और कौन से वर्ष में गठित हुआ है। मोहन जी, वो अभी के हिसाब से सिक्किम और गोवा में 2 स्तर है, वो अभी 73वें संविधान संशोधन के बाद वर्तमान में 2 स्तर में है। अभी हम केवल बात कर रहे हैं, अभी हमारा 73वां संविधान संशोधन में 30 साल बचे हुए हैं। हम केवल अभी जहां की बात कर रहे हैं, कहां की, 1957 के आसपास की। जो आप डेटा बता रहे हैं वो वर्तमान का डेटा है, ठीक है, वो वर्तमान का डेटा है कि वर्तमान में 73वें संविधान संशोधन आने के बाद गोवा में 2 स्तर की पंचायत है वर्तमान में। तो आप अभी का डेटा बता रहे हैं, उस समय के हिसाब से जो है वो ये है, ठीक। चलिए, तो 1960 में पंचायत सांख्यिकी के यांत्रिकीकरण पर गठित समिति, यानी पंचायत के जो आंकड़े हैं उसको किस तरीके से नोट करना है, कैसे करना है, उसके लिए पंचायत सांख्यिकी के यांत्रिकीकरण पर गठित समिति, जिसके अध्यक्ष थे B.R. राव। जिसके अध्यक्ष का क्या नाम था, B.R. राव। आगे देखिए, 1961 पंचायत एवं सहकारी समितियों पर गठित कार्यदल, इसके अध्यक्ष थे S.B. मिश्रा। आगे देखिए, 1961 में पंचायती राज प्रशासन पर अध्ययन दल, B. ईश्वरन इसके अध्यक्ष थे। बस आपको इसके नाम और उसके वर्ष याद रखना है। 1962 न्याय पंचायत पर अध्ययन दल, G.R. राजगोपाल। 1963 पंचायती राज आंदोलन में ग्राम सभा की स्थिति पर अध्ययन, R.R. दिवाकर। तो आपको ये नोट्स मिलेगा, नोट्स में इसको देख लीजिएगा प्रॉपर, बस याद करना है, इसमें रटने वाली चीज है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं कि मैं आपको समझाऊं, ठीक है। तो ये आपका एक टेबल है, इस टेबल को नोट्स में लिखा रहेगा, इस टेबल को याद कर लेना। पीएससी में यहां से क्वेश्चन बन चुका है, व्यापम भी कुछ कुछ वैसे क्वेश्चन दे देता है, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का ये इतिहास है, ये यहीं से बढ़ रहा है, तो यहां से क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। तो इसलिए ये आपको मैं नोट्स में दे रहा हूं, तो नोट्स में इसको याद कर लेना, क्योंकि इसमें केवल रटना है कि कौन सा जो दल है वो या समिति कब बनी और उसके अध्यक्ष कौन थे और किस काम के लिए बने, बस इतना ही रटना है, ठीक। कुछ देखिए, इसका कोई भी माई बाप नहीं होता भाई पेपर वालों का। आपने अभी भी पीएससी का पेपर देखा होगा, किसी का कोई माई बाप नहीं है, कौन सा क्वेश्चन कहां से उठा के दे दे किसी का कोई नहीं पता। तो इंपॉर्टेंट चीज इसमें कुछ नहीं होती, कोई भी बीच से 4 नाम आपको उठा के दे देगा और बोलेगा कि कौन सा मैच नहीं है। तो इसी के लिए यहां पर ये इन समितियों में कोई भी इंपॉर्टेंट नाम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये समितियां पूछने की प्रायिकता कम होती है, लेकिन आ जाएगा तो आपसे छूटे ना, आ जाएगा तो छूटे ना, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मनोज जी, मैंने क्लास के शुरू में ही बताया, आपको नोट्स जो मिलेगा अनाउंसमेंट सेक्शन में मिलेगा, वहां से ड्राइव का लिंक रहेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो बच्चे यहां पर बैठे हैं उनको मैं बोल दूं, उस ड्राइव के लिंक को आप शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। जो ड्राइव के लिंक में आपको नोट्स मिलेगा उसको शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें जो रहते पिन लगे हुए होते हैं जो गूगल ड्राइव में रहते हैं, और वहां से अगर आप शेयर करेंगे तो उसकी सूचना हम तक आएगी और वो जो आपकी ड्राइव का लिंक है वो अपने आप ब्लॉक हो जाएगा। तो उसके बाद अगर आप नोट्स के लिए बोलेंगे तो नोट्स के लिए फिर मैं आपके लिए कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा। इसलिए जो नोट्स मिलेगा अपने पास रखें, अपने पास रख कर उसको पढ़ें। शेयर करेंगे वहां पर आप जो है
खुद आपका नोट्स ब्लॉक हो जाएगा, तो वो फिर जिम्मेदारी मेरी नहीं है। हाँ, प्रिंट निकालने के लिए शेयर कर रहे हैं, वहां तक एक बार दो बार चल जाएगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिक वो वहां पर वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी और वो अपने आप हमारे पास भी सूचना आएगी, तो वो गूगल जो ड्राइव है वो अपने आप आपको ब्लॉक कर देगी। तो इसी के लिए याद रखिएगा कि आपको शेयर नहीं कर रहे, नोट्स आपके लिए दिया गया, आप स्वयं पढ़े। हाँ, ईयर भी पूछ सकता है मनीष जी, मनीष साहू जी, ईयर भी पूछ सकता है। आज का जो पेपर का पैटर्न है, कई बार ईयर भी पूछ सकता है। हो सकता है आपको तीनों चीजें एक ही क्वेश्चन में दिख जाए, इनमें से बोलेगा कौन सा युग्म सुम्मिलित नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा युग्म सुम्मिलित है, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। आपको मैचिंग में दे सकता है, आपको मैच करने के लिए, तो आपको ये चीजें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब इसमें याद करने उसको समझाने वाली कोई बात नहीं है, कोई भी क्वेश्चन दे देगा तो आपको याद करना ही पड़ेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए, ये समय बीत गया 1957 से लेकर 1977 का समय आ गया। ठीक है, 1957 से लेके 1977 का समय आ गया। इस समय पूरे भारत में सरकार के बदलने का क्रम चालू हुआ, आपको पता है। और इस समय क्या हुआ कि 1977 का समय आया, जनता पार्टी की सरकार बनी, इंदिरा गांधी की सरकार हार गई, जनता पार्टी की सरकार बनी, आपातकाल हटा और जनता पार्टी की सरकार बनकर आई। तो जनता पार्टी की जब सरकार बनकर आई, तो जनता पार्टी की सरकार ने, मोरारजी देसाई उस समय प्रधानमंत्री थे, और मोरारजी देसाई ने यहां पर तय किया कि जो पंचायती राज व्यवस्था चल रही है उसका रिव्यू किया जाए। यानी जो हमारे देश में 1957 में बलवंत राय मेहता समिति बनी थी, उनकी सिफारिशों के आधार पर जो भी पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया, उसका रिव्यू करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति जो थी, बलवंत राय मेहता के बेटे अशोक मेहता के नेतृत्व में यहां पर समिति बनाई गई 1977 में। तो अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिशों के आधार पर पंचायतों का गठन हुआ था, उसका रिव्यू करने के लिए किसको बनाया गया, यहां पर लाया गया, आप बोल सकते हैं अशोक मेहता को। क्या पूछ रहे हैं? नहीं, सिफारिशों बस आपको यह पढ़ना है किस लिए बनी थी, किस लिए बनी थी वो पढ़ना है। हाँ, जो मेन समिति है, जैसे बलवंत राय मेहता समिति की क्या सिफारिश थी, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अशोक मेहता समिति की क्या सिफारिश थी, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये दो समिति की सिफारिशें अधिकतर पेपर में पूछी जाती हैं। बाकी इन ये समितियां किस लिए बनी थी, बस इतना पता होना चाहिए। बाकी तो आपको बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता समिति ने क्या क्या और सिफारिशें की थी, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार बनती और जनता पार्टी की सरकार अशोक मेहता समिति का गठन करती, जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायतों का गठन हुआ था, उसके रिव्यू करने के लिए। अब अशोक मेहता समिति यहां पर सिफारिशें करती है, टोटल 132 सिफारिश, टोटल 132 सिफारिशें अशोक मेहता समिति करती है। कितनी? 132 सिफारिशें, 132 सिफारिशें अशोक मेहता समिति करती है। और सबसे मेन सिफारिश इसमें क्या थी? सबसे मेन सिफारिश थी कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता ने बोला था, उसको 3 स्तर नहीं, उसको 2 स्तर कर दो। यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अपेक्षा हमको देश में द्विस्तरीय, 2 स्तर की पंचायतों का गठन करना चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में बदलना चाहिए। यह बेहद इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। यह आपके पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, अशोक मेहता समिति की और क्या सिफारिशें थी? अशोक मेहता समिति ने बोला कि जो ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत और फिर जिला पंचायत होता है, तो आप कीजिए ग्राम और जनपद दोनों को पंचायत के दर्जे से हटाइए, 15,000 20,000 की जनसंख्या में एक नया स्तर बना दीजिए, और जिला स्तर में जो जिला पंचायत चल रही है उसको चलने दो। तो यहां पर क्या बोला? जिला स्तर पर जिला परिषद यानी जिला पंचायत बने रहे, और 15 से 20,000 जनसंख्या वाले गांवों को मिलाकर एक मंडल का गठन कर दो। यानी जो अभी तक क्या चल रहा था? अभी तक ये चल रहा था जिला पंचायत, जिला के नीचे होता था जनपद पंचायत, और जनपद के नीचे होता था ग्राम पंचायत। तो यहां पर अशोक मेहता बोलते हैं जिला को तो बने रहने दो, लेकिन जनपद और ग्राम को हटा दो और इनके बीच के स्तर को मिलाकर एक मंडल बना दो।
और इस मंडल के लिए क्या कर दो, मंडल पंचायत बना दो। यानी दो स्तर की पंचायती राज व्यवस्था हो, एक जिला पंचायत और दूसरा मंडल पंचायत। तो ये दो स्तर की पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की, अशोक मेहता ने। तो यहां पर यही लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे कि 15 से 20 हजार जनसंख्या वाले गांव को मिलाकर एक मंडल का गठन किया जाना चाहिए और उस स्तर पर मंडल पंचायत बने। और क्या कॉन्सेप्ट था अशोक मेहता का, पढ़िए। न्याय पंचायत नामक एक अलग संस्था की स्थापना की जाए जिसकी अध्यक्षता एक योग्य न्यायाधीश द्वारा की जाए। यानी एक न्याय पंचायत बनानी चाहिए। न्याय पंचायत का काम क्या होगा, जो गांव के लोग हैं वो अपना अधिकार पाने के लिए वो कहां जाते हैं, न्यायालय जाते हैं। कुछ विवाद होता है, विवाद को सुलझाने के लिए न्यायालय जाते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला कोर्ट। तो उनको वहां पे जाने के लिए उनके पास उतनी उनकी उस समय आमदनी नहीं थी क्योंकि पूरे देश में गरीबी का माहौल था। तो हम उनको वहां तक क्यों ले जाए, हम क्या करें, हम इन्हीं स्तर में, मंडल के स्तर में क्या कर दे या जिला के स्तर में क्या कर दे, एक न्याय पंचायत बना दे और उस न्याय पंचायत में एक न्यायाधीश की नियुक्ति कर दे। उनका काम क्या होगा, उनका काम यह होगा कि जो पंचायत स्तर के विवाद हैं, जैसे आप पढ़ते हैं ग्राम न्यायालय भी पढ़ते हैं, वैसी समय क्या हुआ, न्याय पंचायत का कॉन्सेप्ट आया कि न्याय पंचायत वहां पर बैठा है। उनका काम क्या होगा, जो गांव के विवाद है या मंडल स्तर के जो विवाद हैं वो इस न्याय पंचायत में सुलझा दिए जाएं। जैसे ग्राम न्यायालय होता है गांव स्तर के विवादों को सुलझाने का, वैसे ही न्याय पंचायत का कॉन्सेप्ट इसमें है। तो याद रखिएगा, न्याय पंचायत का कॉन्सेप्ट किस समिति ने दिया था, अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायत का कॉन्सेप्ट दिया था। लेकिन इसके पहले भी ऊपर अगर हम एक समिति देखें तो उसने भी न्याय पंचायत के विषय में विशेषज्ञ दल बनाया गया था। अगर आप ऊपर भी देखेंगे तो यहां पर देखिए 1962 में न्याय पंचायत पर अध्ययन दल जी आर राजगोपाल जो न्याय पंचायत का गठन करना चाहिए कि नहीं, उसमें अध्ययन दल बनाया था और इनकी रिपोर्ट को पढ़कर अशोक मेहता ने भी न्याय पंचायत का कॉन्सेप्ट दिया। तो अगर आपसे पूछे न्याय पंचायत पर अध्ययन दल कब बना, तो न्याय पंचायत पर अध्ययन दल 1962 में बना। किसके अध्यक्षता में, जी आर राजगोपाल। लेकिन किस समिति ने इसका कॉन्सेप्ट दिया पूछा जाए तो अशोक मेहता समिति ने न्याय पंचायत का कॉन्सेप्ट दिया, जो कि यहां पर लिखा है। और इन्होंने बोला इसकी अध्यक्षता एक योग्य न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए। क्या पूछ रहे हैं प्रभा जी, बलवंत राय मेहता ने चुनाव के संबंध में कुछ बताए थे क्या? हाँ, बता देता हूं प्रभा जी, आपको वो भी बता देता हूं। देखिए, बलवंत राय मेहता ने ये बोला, जो ये पूछ रहे हैं प्रभा जी उनका भी आंसर दे देता हूं। बलवंत राय मेहता ने बोला 3 स्तर में पंचायत होगी, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। अब उसके नाम अलग अलग हो गएंगे, जिला परिषद, पंचायत समिति, वो सब आप समझिएगा। 3 स्तर में पंचायत होगी। बलवंत राय मेहता ने बोला जो ग्राम पंचायत के जितने भी प्रत्याशी होंगे, प्रतिनिधि होंगे, वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित हो। यानी ग्राम पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि होंगे वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट बलवंत राय मेहता ने दिया था। और बाकी जो 2 स्तर है, जनपद और जिला स्तर, इसके जो प्रतिनिधि होंगे वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो। इसके प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो। ये कॉन्सेप्ट भी बलवंत राय मेहता ने दिया था प्रभा जी। तो ये याद रख लीजिएगा, उन्होंने पूछा है तो मैंने बताई भी दिया है कि ग्राम पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि होंगे वो डायरेक्ट जनता के द्वारा निर्वाचित हो, ऐसा बलवंत राय मेहता समिति ने बोला। और जनपद और जिला पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि हो वो इनडायरेक्ट रूप से इलेक्टेड हो, यानी जो ग्राम पंचायत में निर्वाचित होकर जाएंगे वही अपने बीच में से चुनाव करके क्या करेंगे, जनपद और जिला के व्यक्तियों के लिए चुनाव करेंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट भी किसने दिया, बलवंत राय मेहता ने दिया। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया होगा प्रभा जी। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए यहां तक ये हो गया। हाँ, अब यहां पर अशोक मेहता ने एक और कॉन्सेप्ट दिया। यहां पर अशोक मेहता ने एक और कॉन्सेप्ट दिया। क्या कॉन्सेप्ट दिया, अगर आपको याद होगा, जो पंचायत स्तर के चुनाव होते हैं, चाहे ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, जिला पंचायत हो, राजनीतिक पार्टी के बेस में नहीं होते। यानी वहां पर आप कांग्रेस के प्रत्याशी या बीजेपी के प्रत्याशी ये सब नहीं देखेंगे। तो यहां पर वो वर्तमान में भी यही चल रहा, आप देखेंगे नगरीय निकाय के चुनाव होते हैं वो पार्टी बेस में चुनाव होते हैं। राजनीतिक पार्टी अपने प्रत्याशी खड़े करती है अपने चुनाव चिन्ह पर। लेकिन ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में जो चुनाव होते हैं वो पार्टी बेस, यानी राजनीतिक पार्टी किसी प्रत्याशी को अपने चुनाव चिन्ह पर खड़ा नहीं कर सकती। यानी वहां पे पार्टी बेस में चुनाव नहीं होते। लेकिन यहां पर अशोक मेहता ने यह कॉन्सेप्ट दिया था कि जो पंचायतों के भी चुनाव है वो भी पार्टी बेस में हो।
यानी वहां पर भी राजनीतिक पार्टी अपने प्रत्याशियों को खड़ा करे और वहां पर वो प्रत्याशी राजनीतिक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? अशोक मेहता ने दिया। तो याद रखिएगा, अशोक मेहता समिति का यह भी कॉन्सेप्ट था कि पंचायतों के जो चुनाव हो वो भी पार्टी बेसिस में हो। लेकिन वर्तमान में भी ऐसा नहीं होता। पंचायतों के चुनाव अभी भी पार्टी बेस में नहीं होते। नगरीय निकाय के चुनाव पार्टी बेस में होते हैं, लेकिन पंचायतों के चुनाव पार्टी बेस में नहीं होते। तो ये कॉन्सेप्ट था। अशोक मेहता ने बोला था राजनीतिक पार्टियों के अपने प्रत्याशी खड़े करे पंचायत में और उनका चुनाव हो, यानी पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़वाए वहां पे प्रत्याशियों को। अगला देखिए, इन संस्थाओं के निर्वाचन की व्यवस्था राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की सलाह से किया जाए। यानी अब ये चुनाव, पंचायतों का चुनाव करवाएंगे, जो प्रत्याशियों का चुनाव होगा, तो उनका चुनाव कैसे हो? जैसे अभी भी पंचायतों का चुनाव होता है, कौन करवाता है? राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। तो यहां पर यही कॉन्सेप्ट ये बोल रहे हैं कि यहां पर क्या करें, राज्यों के लिए एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करें। निर्वाचन आयोग का कॉन्सेप्ट अभी तक यहां पे नहीं आया। राज्यों के निर्वाचन आयोग का निर्माण हो, ये कॉन्सेप्ट अभी यहां पर नहीं है। राज्यों के लिए निर्वाचन आयोग का कॉन्सेप्ट 73वें संविधान संशोधन में आया। लेकिन यहां पर क्या बोल रहे हैं कि यहां पर भी क्या किया जाए, राज्यों के लिए भी एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाए और वो राज्य जो निर्वाचन अधिकारी होगा वो सलाह देगा कि पंचायतों का चुनाव किस तरीके से करवाना है। तो याद रखिएगा कि यहां पे अशोक मेहता ने यह भी बोला था कि राज्यों में निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए और वो निर्वाचन अधिकारी क्या करेंगे, पंचायतों का चुनाव कैसे करवाना है उसके बारे में मार्गदर्शन देंगे, सलाह देंगे गवर्नमेंट को। चलिए आगे देखते हैं और क्या सिफारिशें थी। अशोक मेहता ने यहां पर एक और सिफारिश की। क्या सिफारिश है? जिला परिषद की मजबूती प्रदान की जाए तथा जिला स्तर पर योजना हेतु जिला परिषद को उत्तरदायी बनाया जाए। यानी जिला पंचायत क्या करे या जिला परिषद क्या करे, अपने जिले के लिए योजना बनाए। अगर उस योजना में कुछ भी प्रॉब्लम होती है या वो योजना समय में पूरी नहीं होती है तो जिला पंचायत के ऊपर कार्रवाई भी की जाए। यानी जिला पंचायत को उस काम को करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाए, उनको अधिकार दिए जाए कि उन योजनाओं को क्रियान्वित करे, और अगर वो अधिकार का प्रयोग करते हुए भी उन योजनाओं को प्रॉपर तरीके से लागू नहीं करवा पाते तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाए। यानी यहां पर जिला परिषद को मजबूती तो दें, साथ साथ उनको उन काम को करने के लिए उत्तरदायी भी बनाया जाए। अगर वो काम नहीं हुआ तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाए, अशोक मेहता बोलते हैं। आगे देखिए, इन संस्थाओं की राज्य निधि पर निर्भरता में कमी की जाए तथा इन्हें करारोपण के अधिकार प्रदान किए जाए और विकास कार्य जिला परिषद को हस्तांतरित किए जाए। यानी यहां पर यह भी कॉन्सेप्ट अशोक मेहता ने दिया कि पंचायतों को भी क्या दिया जाए, पंचायतों को भी टैक्स लगाने की परमिशन दी जाए। अभी आप पढ़ते हैं ना, ग्राम पंचायत के अनिवार्य कर, ग्राम पंचायत के ऐच्छिक कर, जनपद पंचायत के अनिवार्य कर, ऐच्छिक कर पढ़ते हैं ना। तो यहां पर अशोक मेहता ने पहली बार यह कॉन्सेप्ट दिया कि पंचायतों को भी करारोपण का अधिकार दिया जाए। और वो जो अभी तक क्या कर रहा था, राज्य पंचायतों को पैसा दे रहा था कि आप अपने क्षेत्र में विकास कार्य करो, तो अब यहां पर कॉन्सेप्ट अशोक मेहता ने क्या दिया, अशोक मेहता ने यह बोला कि पंचायतों को कर लगाने की छूट दी जाए और वो जो कर की राशि आएगी उससे वो विकास कार्य करेंगे। यानी वो राज्य के ऊपर जो डिपेंड है अभी तक अपने विकास कार्य करने के लिए, वित्त पाने के लिए, वो डिपेंडेंसी को कम की जाए और वो क्या किया जाए, वो पैसे कहां से प्राप्त करे, खुद टैक्स लगाए और टैक्स वसूल करके उन टैक्स के पैसों का प्रयोग अपने विकास कार्यों में करे। जिससे क्या होगा भाई, जिला, ग्राम और जनपद ये मजबूत होंगे भाई, अपने आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत होगी, जो राज्य में ऊपर डिपेंडेंसी उनकी वो कम होगी। यही अशोक मेहता समिति ने बोला। अब देखिए, अशोक मेहता समिति कुछ कर पाती, उनकी रिपोर्ट के ऊपर जनता पार्टी की सरकार कुछ कर पाती, उसके पहले ही जनता पार्टी की सरकार गिर गई और चुनाव हुए और इंदिरा गांधी के नेतृत्व में फिर से कांग्रेस की सरकार आ गई। यानी अशोक मेहता समिति की सिफारिशें जो हैं वो तय स्तर पर लागू नहीं हो पाए, लेकिन कुछ राज्यों ने क्या किया, अशोक मेहता की समिति की सिफारिश को मान लिया। तो वही यहां पर लिखा हुआ है, देख लीजिए, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ऐसे राज्य थे जिन्होंने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को मान लिया। लेकिन इन सिफारिशों को पूरे भारत में लागू नहीं किया जा सका क्योंकि अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार कुछ निर्णय ले पाती, उसके पहले हमारे जो देश की गवर्नमेंट थी उस समय जनता पार्टी की सरकार, वो अपना बहुमत खो दी और वो सरकार गिर गई। तो उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस की सरकार आई।
क्लियर। तो अशोक मेहता समिति की सिफारिशें लागू नहीं हो पाई पूरे भारत में, केवल कुछ राज्यों ने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को माना था, और वो राज्य याद रखिएगा कौन कौन से हैं, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। ये तीन राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को मानते हुए अपने यहां द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लाई, पंचायतों को कर वसूल करने का अधिकार दिया, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण करके पंचायतों को मजबूत बनाने का काम करने के लिए कौन आगे बढ़ा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश आगे बढ़ा। क्लियर है, यहां पर बात हो गई। अब देखिए, अब आगे की बात आई। अब आता है, समय आता है इंदिरा गांधी की सरकार का। अब इंदिरा गांधी की सरकार का एक कॉन्सेप्ट था, आपको पता है इंदिरा गांधी की सरकार गरीबी हटाओ का नारा दी थी। इंदिरा गांधी की सरकार गरीबी हटाओ का नारा दी थी। तो गरीबी हटाओ का नारा आया 1984 में, आपको पता है इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, और उसके बाद उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो जो उनकी माता का था गरीबी हटाओ का नारा, तो उन सभी चीजों की जांच करने के लिए, ठीक है, क्या चीज, रिजर्वेशन पर कुछ कुछ हुआ था क्या, अभी बताऊंगा, सब बताऊंगा आनंद जी, टेंशन मत लीजिए। आपका रिजर्वेशन वाला जब कॉन्सेप्ट आएगा उसमें भी उसको बताऊंगा, ठीक। तो यहां पर देखिए, जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार, इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है। इंदिरा गांधी की मृत्यु होने के बाद राजीव गांधी सत्ता की बागडोर संभालते हैं, गरीबी हटाओ का नारा देते हैं, जो पहले इंदिरा गांधी ने दिए उनको भी, उन्हीं कॉन्सेप्ट को वो आगे बढ़ाते हैं। और अब यहां पर जीवी के राव समिति का गठन 1985 में किया जाता है। अब ये जीवी के राव समिति का गठन करने का मेन उद्देश्य क्या था, कि वो पंचायतों का सुदृढ़ीकरण कैसे किया जा सके, पंचायतों को सशक्त कैसे बनाया जा सके, उसके लिए जीवी के राव समिति लाई। क्योंकि जो हमारी ग्रामीण जनता थी उनमें गरीबी बढ़ती जा रही थी, और उनकी माता ने गरीबी हटाओ का भी नारा दिया था, तो उस गरीबी की कैसे हटा सकते हैं, गरीबी को कम कैसे कर सकते हैं, वो सब कॉन्सेप्ट को लेकर जीवी के राव समिति यहां पर गठित की गई। तो 1985 में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए, क्योंकि देश में इस समय ग्रामीण, मैंने बताया इंदिरा गांधी की सरकार ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और गरीबी उन्मूलन के कई सारे कार्यक्रम लाए, तो वो गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम ठीक से चल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि वो भी पंचायत स्तर पर कार्यक्रम थे, पंचायत स्तर में लोगों को रोजगार देने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा था, तो वो काम किस हद तक चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, वो सब की जांच के लिए यहां पर 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने जीवी के राव समिति का गठन किया। तो ग्रामीण विकास व गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए 1985 में जीवी के राव समिति का गठन किया गया। तो ये समिति ये पाती है, क्या पाती है ये समिति, ये समिति ये पाती है कि हम पंचायतों को गरीबी उन्मूलन के लिए, तो उन्होंने सुझाव दिया, पंचायतों से रिलेटेड सुझाव क्या दिया वो देखते हैं। यहां पर बोले कि अभी तक जो कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है, अशोक मेहता समिति की सिफारिशें हर राज्यों ने लागू नहीं की, यानी अभी तक बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिशें थी वही चलते हुए आ रही है। और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों में राज्यों में डिपेंडेंसी ज्यादा थी, और जो पंचायत योजना भी बना रही थी उस योजनाओं पर भी अधिकारियों का हस्तक्षेप अभी तक चल रहा है। यह समिति ने क्या पाया, जीवी के राव समिति, कि पंचायतें अभी भी जो योजना बना रही है, पंचायतें जो अभी भी योजना बता रही है, बोल चुका हूं हरेंद्र जी, ऊपर बोला हूं, उसको मैं आरक्षण वाला जब कॉन्सेप्ट आएगा 73वें में उसमें भी उसको बताऊंगा। अशोक मेहता वाला जो बोल रहे हरेंद्र जी, उसमें मैं आरक्षण को समझाते हुए आपको वो कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा। अभी आप इसमें समझिए, जीवी के राव समिति यहां पर यह बोला कि जो पंचायतों को, अभी भी पंचायतों के कार्यों में अधिकारियों का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है और नौकरशाही अभी भी व्याप्त है, और अभी तक हमने पंचायतों को कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया है कि वो अपने करों को वसूल करके अपने आर्थिक रूप से मजबूत हो। हम उनको केवल ये बोल रहे हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन उस काम को करने के लिए जो वित्तीय संसाधन की जरूरत है वो अभी तक वित्तीय संसाधन पंचायतों को नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरीके से हम पंचायती राज व्यवस्था केवल नाम मात्र के लिए बना दिए हैं, और उनको अपने वित्तीय संसाधन को एकत्र करने के लिए अभी तक उनके पास कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है या कोई भी पावर नहीं है, केवल उनको कार्य बता दिए कि आपको ये काम करना है, लेकिन उनके पास अभी वित्तीय संसाधन नहीं होंगे तो वो कार्य कर ही नहीं सकते। तो ऐसी पंचायती राज व्यवस्था क्या है,
बिना जड़ की घास है, यानी वो तो केवल आप फूक भी मारोगे तो वो घास उड़ जाएगी, हवा भी आएगी वो घास उड़ जाएगी। तो ये पंचायती राज व्यवस्था केवल नाम मात्र की व्यवस्था, केवल यहाँ पर नौकरशाही व्याप्त है, अधिकारियों के पास ज्यादा अधिकार है, पंचायतों के पास अभी भी टैक्स वैक्स वसूल करके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का कोई भी पावर नहीं है, जिसके कारण जीवीके राव समिति ने पंचायतों को क्या कहा था, बिना जड़ की घास कहा था। तो ये भी कॉन्सेप्ट यहां पर आता है। तो बिना जड़ की घास किसने कहा है पंचायती राज व्यवस्था को, बिना जड़ की घास जीवीके राव समिति ने कहा है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं एल एम सिंघवी समिति। अब जो जीवीके राव समिति ने सिफारिशें दी थी, जो जीवीके राव समिति ने सिफारिशें की थी, उन सिफारिशों की जांच करने के लिए, जीवीके राव समिति की सिफारिशों की जांच करने के लिए क्या बनाई गई, एल एम सिंघवी समिति। ये भी आपको राजीव गांधी की सरकार में बनी। एल एम सिंघवी समिति ने क्या बोला कि पंचायतों को हमको सशक्त बनाने के लिए पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, और उस संविधान में पंचायतों को क्या कार्य करना चाहिए वो बताने चाहिए, और पंचायतों को शक्तियों का भी स्थानांतरण करना चाहिए, और उनको टैक्स लेने की भी पावर देनी चाहिए। तो यहां पर यह बोला गया कि पंचायतों को अगर हमने संवैधानिक दर्जा दे दिया तो जो नौकरशाही व्याप्त है उसमें कमी आएगी, और कमी आने के साथ ही पंचायत अपने आप में सशक्त बनेगी, क्योंकि उनकी जो भी बातें हैं वो स्पष्ट रूप से संविधान में मेंशन कर दी जाएगी। तो यहां पर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देना है, ये बात कौन सी समिति ने कही थी, एल एम सिंघवी समिति ने कही थी। एल एम सिंघवी समिति ने 1986 में सबसे पहले बात कही थी कि पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए, संविधान में उनको अधिकार दिया जाए। अब इस समिति की सिफारिशों के बाद जो है राजीव गांधी की सरकार ने 64वां संविधान संशोधन अधिनियम लाने का प्रयास किया, जो संसद में पारित नहीं हुआ, तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा नहीं मिल पाया। तो 64वां संविधान संशोधन अधिनियम राजीव गांधी की सरकार ने लाया था पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए, लेकिन वहां पर संसद में वो पास नहीं हो पाया। किसी वजह से, बहुत सारी वजह थी, क्योंकि वो पूर्ण बहुमत की सरकार थी नहीं, अस्थिरता थी, तो वो पास नहीं हो पाया। इसके बाद क्या हुआ, 1988 में पी के थुंगन समिति बनी। 1988 में पी के थुंगन समिति बनी, और पी के थुंगन समिति ने भी यही सिफारिश की कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू किए जाए। सेम कॉन्सेप्ट पी के थुंगन समिति ने भी दिया। अब इस समिति के बाद आपकी गाडगिल समिति बनी 1988 में, और गाडगिल समिति ने भी इन सिफारिशों को दोहरा दिया। जो एल एम सिंघवी समिति की सिफारिश थी, उन्हीं सिफारिशों को पी के थुंगन ने भी दोहराया। पी के थुंगन समिति यानी एल एम सिंघवी की सिफारिशों को ही गाडगिल समिति ने भी दोहराया। तो अब जाकर 1988 में आप देखेंगे इस समय सरकार बहुत तेजी से बदली। चंद्रशेखर, ये सब जो है वीपी सिंह, ये सब आप पता है इस समय प्रधानमंत्री बने, किसी के पास बहुमत नहीं था। तो इसी के लिए कोई भी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए संसद में पास ही नहीं करवा पा रहा था। तो ऐसी स्थिति में 1991 में जाकर नरसिम्हा राव की सरकार बनती है। कांग्रेस के प्रत्याशी थे नरसिम्हा राव की सरकार बनती है। 1991 से 96 के बीच जो सरकार बनती है नरसिम्हा राव की सरकार, वो बहुमत वाली सरकार रहती है, और नरसिम्हा राव जो रहते हैं वो भी ले देकर जो है पंचायती राज व्यवस्था का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 संसद में पेश करते हैं और उसको पारित करवाते हैं। तो यहां पर नरसिम्हा राव समिति, ये नरसिम्हा राव की सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को पारित करवाया। ठीक है, यानी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम को लाया और उसको पारित करवाया। लेकिन अगर यहां पर देखेंगे तो गाडगिल समिति जो थी, अंतिम समिति थी जो संवैधानिक दर्जा देने के लिए पंचायतों की बात की थी। लेकिन सबसे पहली बात किसने की थी, एल एम सिंघवी ने। इसलिए आपके पेपर में अगर आपसे पूछा जाता है कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सी समिति ने सिफारिश की थी, तो उसका आंसर जो है एल एम सिंघवी समिति ही पेपर लेता है। क्लियर, एल एम सिंघवी ऑप्शन में नहीं आएगा तो गाडगिल या थुंगन में जो ऑप्शन में आएगा दोनों लेना है। अगर दोनों आ रहा है तो आखिरी, क्योंकि गाडगिल समिति थी, उसको ले लेना है। लेकिन अगर एल एम सिंघवी ऑप्शन में है तो अधिकतर पेपर में आंसर एल एम सिंघवी समिति के ऊपर लेता है। तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए जो बात एल एम सिंघवी समिति ने 1986 में सबसे पहले की थी, अंतिम बात गाडगिल समिति ने की थी 1988 में। तो यहां पर देख लेते हैं, देख लीजिए, पीवी नरसिम्हा राव सरकार के मंत्रिमंडल ने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने का प्रयास किया।
और 73वां 73 नंबर का संविधान संशोधन विधेयक संसद में पेश किया। 73वें नंबर के संविधान संशोधन विधेयक को कहां पे, संसद में पेश किया। बाकी चीजें मैंने नोट में यहां पर आपको लिख दी है। नोट में क्या लिखी है, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलवाने के लिए राजीव गांधी की सरकार ने 64वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में प्रस्तुत किया था, जो पारित नहीं हो पाया। तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलवाने का प्रयास राजीव गांधी सरकार ने ही किया था। 64 नंबर के संविधान संशोधन लाने का प्रयास किया था, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया। क्लियर। पारित किसका हुआ, नरसिम्हा राव सरकार ने जो 73वां संविधान संशोधन लाया वो पारित हुआ। तो देख लीजिए, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद पंचायती राज व्यवस्था को सरकार की शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर के रूप में संवैधानिक मान्यता दी गई। यानी पंचायती राज व्यवस्था कौन से स्तर की व्यवस्था है, तीसरे स्तर की। हाँ, अभी पीएससी का पेपर में भी आया था भाई, अभी पीएससी का पेपर दियोगे उसमें भी पूछा है कौन से स्तर की थी, तीसरे स्तर की। पिछले बार के एडीओ 2017 पूछा है, एडीओ 2017 में पूछा है पंचायती राज व्यवस्था कौन से स्तर की है, तीसरे स्तर की है। पहला स्तर केंद्र सरकार, दूसरा स्तर राज्य सरकार, तीसरा स्तर पंचायत। तो आपके लोकतंत्र की कौन से स्तर है भाई, ये तीसरा स्तर है। पहला स्तर केंद्र सरकार वाला संसद, दूसरा स्तर राज्य सरकार वाला यानी विधानमंडल, तीसरा स्तर पंचायत। तो कौन से स्तर की व्यवस्था है, तीसरे स्तर की। अभी के पीएससी, पिछले बार के एडीओ, दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पंचायती राज व्यवस्था लोकतंत्र की बोल सकते हो, सरकार के शासन की बोल सकते हो। कौन से स्तर की व्यवस्था है, तीसरे स्तर की व्यवस्था है। क्लियर, याद रखिएगा। आगे देखिए, इसके बाद 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से हमारे संविधान में क्या क्या चीजें जुड़ी। हमारे संविधान की 11वें नंबर की अनुसूची जोड़ी। हमारे संविधान की 11वें नंबर की अनुसूची, जो चीज बोल रहा हूं ये पेपर में आएगा भी आपके एडीओ में। अभी एडीओ दोगे ना जब आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि व्यापम ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से क्या क्या हुआ, 11वें नंबर की अनुसूची जुड़ी, भाग 9 जुड़ा, भाग 9 का जुड़ा, ऐसा तरीके क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 73वें से भाग 9 जुड़ा है, 74वें से 9 का जुड़ा है। अभी पीएससी पूछा ना घुमा के इसी को, वैसे ही पूछेगा व्यापम भी। तो याद रखिएगा कौन सी अनुसूची जुड़ी, 11वें नंबर की अनुसूची जुड़ी किससे, 73वें से। 12वें नंबर की जुड़ी थी 74वें से। 73वें से 11वें नंबर की अनुसूची जुड़ी। कौन सा भाग जुड़ा, भाग 9 जुड़ा भारत के संविधान में। याद रखिएगा भाग 9 के अंतर्गत क्या बताया गया है, पंचायती राज व्यवस्था को स्थान दिया गया है भाग 9 में और अनुसूची 11 में। तो याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से क्या क्या चीजें आई, लोकतंत्र की तीसरी व्यवस्था आई, तीसरे स्तर की। साथ में अनुसूची 11 आई, साथ में आपका भाग 9 आया, और क्या आया, साथ में हमारे संविधान में 16 आर्टिकल भी जुड़े। 73वें संविधान संशोधन से भारत के संविधान में टोटल कितने आर्टिकल जुड़े, 16। आर्टिकल नंबर 243 से लेकर आर्टिकल नंबर 243 ओ, टोटल 16 आर्टिकल 73वें संविधान संशोधन से जुड़े। तो क्या भाई आर्टिकल भी गिनना जरूरी है क्या, कितने आर्टिकल जोड़े। हाँ, पिछले बार के एडीओ का क्वेश्चन है, पिछले बार के एडीओ का क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में 15 अनुच्छेद जुड़े, ऐसा क्वेश्चन था। सही है कि नहीं। तो अगर कई बच्चे गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, वो कहां से गिनेंगे, 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, 15 ही आ रहा है भाई। 243 भी तो है एक, 243 भी तो एक है, साथ में 243 ए से लेकर ओ भी है। तो टोटल कितने, 16 आर्टिकल। तो याद रखिएगा भी काउंट करना है। क्लियर है ये, तो याद रखिएगा ये चीजों को। आगे देखिए, इस संशोधन के अनुच्छेद 243 जी के तहत, इस संशोधन के अनुच्छेद 243 जी के तहत, या इसको हिंदी में 243 छ भी बोलते हैं, हिंदी में छ, इंग्लिश में 243 जी के तहत पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और दायित्व को बताया गया है। यानी आर्टिकल नंबर, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, आ रही है क्या, इसमें अटक रहा है क्या इसमें।
अगर जिसमें अटक रहा है वो ऐप में चालू कर लें, ऐप में प्रॉपर चल रहा है, जिसमें अटक रहा है वो ऐप चालू कर ले, ऐप में प्रॉपर चल रहा है। जो YouTube में देख रहे हैं वो ऐप में आ जाए। ऐप में तो शो होगा ही, क्योंकि ऐप का शेयर करने से नेम और नंबर तो दोनों आता है। चलिए क्लियर हो गया बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो यहां पर देखिए, इस संशोधन के अनुच्छेद 240 जी या 6 के तहत शक्तियां, अधिकार व दायित्वों को बताया गया। संविधान के अनुच्छेद का अनुसरण करते हुए राज्य की विधायिकाओं को यह अधिकार दिया गया कि, अच्छे से पढ़िए ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट अच्छे से पढ़ेंगे। क्या है? अनुच्छेद 243 जी के तहत पंचायतों की शक्तियां, अधिकार व दायित्व को बताए, यानी आर्टिकल नंबर 243 जी, आर्टिकल नंबर 243 जी में क्या बताया गया? आर्टिकल नंबर 243 जी में या 6 में यह बताया गया है कि पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और दायित्व क्या होंगे, आर्टिकल 243 जी में बताया गया है। और साथ में क्या बोला गया है? संविधान के अनुच्छेद का अनुसरण करते हुए राज्य की विधायिका को यह अधिकार दिया गया है कि वह पंचायत को ऐसी शक्तियां व अधिकार प्रदान करे कि जिससे वह स्वशासी संस्था के रूप में कार्य करने में सक्षम हो। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है पेपर में आया हुआ? कि पंचायतों को शक्तियां कहां से प्राप्त होती हैं। तो पंचायतों की जो शक्ति है वो तो अनुच्छेद में नहीं बताई गई है, केवल क्या बोला गया है? पंचायतों को शक्तियां दी जानी चाहिए। 243 जी के तहत पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और दायित्व को बताया गया है। उसमें क्या क्या पंचायत की शक्ति होगी, आर्टिकल 243 जी में यानी 6 में बताया गया है। लेकिन उन शक्तियों का और क्या क्या शक्तियां होंगी, उन शक्तियों का वो प्रयोग कैसे करेंगे, इसके लिए राज्य की विधायिका को कानून बनाने की स्वतंत्रता दी गई। इसके लिए राज्य की विधायिका को कानून बनाने की स्वतंत्रता दी गई। और राज्य, इसलिए आपसे पेपर में जब भी क्वेश्चन पूछता है कि पंचायतों को शक्तियां कहां से प्राप्त होती है, तो आप बोलेंगे राज्य की विधायिकाओं से। याद रखिएगा, संविधान से नहीं लिखेंगे, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, अनसॉल्व जाकर बनाकर देख लीजिएगा, अनसॉल्व जाकर बनाकर देख लीजिएगा। आर्टिकल 243 जी या आर्टिकल 243 6 में केवल इतना बोला गया कि पंचायतों को शक्तियां, अधिकार देना चाहिए। क्या क्या देना चाहिए, वो राज्य विधायिकाओं के ऊपर डिपेंड कर दिया गया। तो याद रखिएगा, पंचायतों को शक्तियां कहां से ग्रहण करती है पंचायत? शक्तियां राज्य विधानमंडल से। राज्य विधानमंडल जो पंचायतों को शक्तियां देगा, वो शक्तियों का प्रयोग पंचायत करती है। और इसी के लिए हमने छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम किसने बनाया? राज्य की विधायिका ने। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम कौन बनाया है? हमारे राज्य की विधायिका। और वो राज्य की विधायिका ने उस पंचायती राज अधिनियम में पंचायतों की शक्तियों को बताया है कि पंचायत कौन कौन सी पंचायतों की शक्तियां होंगी, पंचायत के कार्य क्या है, वो तो इस अनुच्छेदों में बता दिया गया। लेकिन पंचायतों की शक्तियां क्या होंगी, पंचायत उन शक्तियों का प्रयोग कैसे करेगी, ये आपको छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में बताया गया है। तो याद रखिएगा, वो पंचायती राज अधिनियम बनाया कौन है? राज्य की विधायिका। इसलिए पंचायतों को कार्य करने की शक्ति कहां से प्राप्त होती है पूछा जाए, तो राज्य की विधायिकाओं से प्राप्त होती है। क्लियर? आगे देखें, संविधान की अनुसूची 11 में पंचायतों द्वारा किए जाने वाले 29 विषय बताए गए हैं। पंचायत क्या क्या कार्य करेगी, 29 विषय बताए गए हैं। कहां पर? 11वीं अनुसूची में। तो पंचायत टोटल 29 विषय पर काम करती है। आगे हम इसकी डिटेलिंग भी देखेंगे कौन कौन से विषय हैं। लेकिन याद रखिएगा, पंचायत को टोटल कितने विषय पर काम करने की जिम्मेदारी दी गई है? 29 विषय पर। और ये काम कैसे करेगी, इस काम को करने की क्या शक्ति होगी, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में विधायिकाओं ने बताया है। क्लियर? आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। चलिए आगे है यहां पर, पंचायतों का सबसे प्रमुख कार्य, पंचायतों का सबसे प्रमुख कार्य यह है कि
वह अपने अपने स्तर पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार करे। अब पंचायत जो है वो अपने स्तर पर ऐसी ही योजनाओं का निर्माण करेगी जिस तरीके की योजना उसको जरूरत है, और वो अपनी योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग को पहुंचाएगी। इसी को तो सामाजिक न्याय बोलते हैं, कि समाज के हर वर्ग तक विकास की धारा पहुंचे, वही सामाजिक न्याय है। तो पंचायत अपने स्तर पर ऐसी योजना बनाएगी कि गांव के सभी लोगों को उन योजनाओं का लाभ मिल सके। आगे देख लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 73वें संविधान संशोधन से आर्टिकल 243 से 243 ओ तक टोटल 16 आर्टिकल जोड़े गए हैं। क्लियर? तो ये है आपका पंचायतों का के गठन का इतिहास। क्लियर है? पंचायतों के गठन का इतिहास यहां तक हो गया है। अब मैं यहां पर आज की क्लास को यहां पर मैं एंड करूंगा, और कल की क्लास जब हम आएंगे तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से जो जो आर्टिकल जुड़े हैं, जिसमें बच्चों ने आरक्षण वाला भी पूछा, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, समिति वाला भी। ठीक है? तो वो कौन से क्या हुआ है, 73वें संविधान संशोधन की क्या क्या बातें हैं, ये हम कल की क्लास में पूरा कवर कर लेंगे। कल हमारा 73वां संविधान संशोधन जो कॉन्सेप्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यानी आपकी आज और कल की क्लास से आपके 4 क्वेश्चन पक्के हैं आना। आज और कल की क्लास से मिलाकर 4 क्वेश्चन हैं पक्के आना। इन 4 क्वेश्चन में आप अच्छे से पढ़िए, 2 क्लास 4 नंबर आप फ्री के पाएंगे, और बहुत सरल क्वेश्चन आएंगे इससे। ठीक है? बहुत सरल क्वेश्चन आएंगे। मैं एमसीक्यू भी आपको कराऊंगा 73वें संविधान संशोधन के ऊपर। उस एमसीक्यू को भी सॉल्व करेंगे, जितने आपके डाउट होंगे वो क्वेश्चन में भी क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहां पर मैं आज की क्लास को यहीं पर एंड करूंगा। अब मिलूंगा मैं आपसे कल करेक्ट 5:30 बजे, और इसको कल की क्लास में हम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को पूरा पढ़ लेंगे, और उसकी अगली क्लास से हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम को भी स्टार्ट कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास में जो भी चीजें हमने कवर की हैं वो अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है? तो हम मिलेंगे कल, और रात को मैं इसका आपको नोट्स भी अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अनाउंसमेंट सेक्शन से आप नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, और उस नोट्स को फिर अपना अगर आपको निकालना हो तो निकाल लीजिएगा। नोट्स से आपको खुद अपना नोट्स बनाना हो तो वो भी कर लीजिएगा। अब मिलेंगे हम कल, तब तक के लिए चलिए धन्यवाद।